शहर के सबसे अमीर आदमी ने मुझे एक चॉइस दी, $8 मिलियन या उसकी बेटी। क्या ये सच में कोई चॉइस थी? एक सेकंड के लिए भी हेजिटेट करना 8 मिलियन की इंसल्ट होती। सिर्फ कोई बेवकूफी उसकी बेटी को चूज करता और मैं वही बेवकूफ था, मैंने उसे चूज किया। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यही चॉइस मुझे अगले 10 साल तक धूल से भी ज्यादा इनसिग्निफिकेंट जिंदगी जीने की सजा देगी। मैं बेचैनी से इजाबेला मिलर के शैडो के पीछे भागता रहा, लेकिन मुझे सिर्फ उसकी ठंडी बेपरवाही और तुच्छ नजरें ही मिली। आखिर में जब मैं उसके साथ शॉपिंग ट्रिप पर गया हुआ था, मैंने उसके लिए चाकू का वार अपने ऊपर ले लिया और एक अंधेरी गली में मर गया। मरने से पहले जो मैंने आखिरी चीज देखी वो उसका बिल्कुल बेअसर चेहरा था, जैसे मैं उसके लिए सिर्फ एक अजनबी था। इस बार मैंने उस वफादार लैपडॉग बनने से इनकार कर दिया जो सब कुछ खत्म होने तक झुकता रहता है। इसलिए एक शांत एक्सप्रेशन के साथ मैंने हाथ बढ़ाया और चेक ले लिया। मैंने अपनी फर्स्ट लव के फादर की तरफ देखा और मेरे चेहरे पर एक ब्राइट, लगभग सच में ग्रेटफुल स्माइल फैल गई। थैंक यू सर। शानदार डेकोरेशन वाले प्राइवेट रूम में उनके फादर ने जो डांट फटकार तैयार कर रखी थी वो उनके गले में ही अटक गई। उनके चेहरे की सख्त अथॉरिटी गायब हो गई और उसकी जगह पूरी हैरानी ने ले ली। मेरी फर्स्ट लव के चाइल्डहुड फ्रेंड के चेहरे पर जो मजाक उड़ाने वाली स्माइल थी वो भी जम गई। पहली बार उस आइस क्वीन के चेहरे पर दरार पड़ी जो हमेशा इतनी अलूफ और इमोशनली डिस्टेंट रहती थी। मैंने चेक को ध्यान से फोल्ड किया, अपनी पुरानी जीन्स की पॉकेट में रखा और फिर उसके फादर को गहरा बो दिया। फिक्र मत कीजिए सर, आज के बाद मैं कभी भी मिस मिलर को परेशान नहीं करूंगा। ये कहने के बाद मैंने अपनी फर्स्ट लव की तरफ देखा। मेरी आवाज बिल्कुल सीधी थी। पिछले 3 सालों में आपको इतना परेशान करने के लिए माफी चाहता हूँ। मैं आपके लिए बेस्ट विशेस करता हूँ। इजाबेला मिलर का बदन हल्का सा कांप गया और आखिरकार उसने मुझे सीरियसली देखा। उसकी खूबसूरत आमंड आइज में अब हमेशा वाली ठंडक नहीं थी, बल्कि कुछ ऐसे इमोशंस का कॉम्प्लेक्स मिक्स था जिसे बयान नहीं किया जा सकता। उसके कुछ कहने से पहले ही मैं मुड़कर चल दिया। ईथन, मुझे लगा था तुम्हारे अंदर थोड़ी बैकबोन है, लेकिन पता चला तुम बस एक स्पाइनलेस कावर्ड हो जो पैसे के लिए सब बेच देता है। 3 साल का रिलेशनशिप 8 मिलियन में बेच दिया। तुम वाकई बेशर्म हो। मेरे कदम एक पल के लिए रुक गए। पिछली जिंदगी में इन शब्दों ने मुझे पूरी तरह कंट्रोल से बाहर कर दिया था। मैं उस पर झपटा था और हम दोनों की लड़ाई हो गई थी। फिर मिलर फैमिली के सिक्योरिटी गार्ड्स ने मुझे बाहर फेंक दिया था। इस जिंदगी में मुझे उसके लिए सिर्फ हल्की सी दया महसूस हुई। आप गलत है मिस्टर वैंस। पहली बात, ये 10 साल नहीं थे, सिर्फ 3 साल थे। दूसरी बात, ये रिलेशनशिप नहीं था, सिर्फ मेरी वन साइडेड परसूट थी। तीसरी बात, ये कोई सेल नहीं है, ये चेयरमैन मिलर की तरफ से पिछले 3 सालों की मेरी मेहनत का फेयर कॉम्पनसेशन है। आखिर एक प्रॉपर डोरमैट बनने में भी टाइम और एनर्जी लगती है और 8 मिलियन न ज्यादा है न कम। ये बिल्कुल सही अमाउंट है। मैंने प्राइवेट रूम का भारी लकड़ी का डोर खोला और बिना पीछे देखे बाहर निकल गया। मेरे पीछे वाला रूम मौत जैसी खामोशी में डूब गया। होटल के बाहर शाम की धूप मेरी आंखों में चुभ रही थी। मैंने चेक निकाला और उस पर लिखे लंबी लाइन वाले जीरोस इतने रियल लग रहे थे कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। भाड़ में जाए प्यार, भाड़ में जाए डिग्निटी। मुझे जिंदगी का एक रेयर सेकंड चांस मिला था और इस बार मैं पैसे के अलावा किसी से प्यार नहीं करूंगा। मैं चेक कैश करवाने के लिए सीधा बैंक नहीं गया। आर्थर मिलर जैसा चालाक ओल्ड फॉक्स शायद कोई ट्रिक खेल गया हो, जैसे चेक पर होल्ड लगा देना या बैड चेक लिख देना, सिर्फ मुझे बेवकूफ बनते देखने के लिए। मैंने कैब रोकी और शहर के एक रनडाउन एरिया में अपने रेंटल घर वापस चला गया। 100 स्क्वायर फीट से भी छोटा वो रूम अंधेरा और नमी से भरा हुआ था। हवा में इंस्टेंट नूडल्स, ग्रीस और मिल्ड्यू की तेज स्मेल घुली हुई थी। पिछली जिंदगी में मैंने इसी जगह पर 3 साल गुजारे थे, सिर्फ इजाबेला की यूनिवर्सिटी के करीब रहने के लिए। मैंने अपना 5 साल पुराना लैपटॉप खोला और स्क्रीन बहुत देर तक झिलमिलाती रही, फिर जाकर ऑन हुई। मैंने जल्दी में कुछ नहीं किया, बस कुर्सी पर पीछे टिक गया और अपने फ्यूचर के बारे में सोचने लगा। रीबॉर्न होने के बाद मेरी सबसे बड़ी एसेट क्या थी? इन्फॉर्मेशन। अगले 10 सालों के इकोनॉमिक ट्रेंड्स, कौन से स्टॉक्स आसमान छुएंगे और कौन सी इंडस्ट्रीज बूम करेंगी, मुझे सब कुछ परफेक्टली याद था। मैंने अपना स्टॉक ट्रेडिंग ऐप खोला और स्किलफुली एक टिकर सिंबल टाइप किया, फीनिक्स टेक। मुझे ये बिल्कुल साफ याद था, कल ये अननोन सी कंपनी एक नई चिप टेक्नोलॉजी पेटेंट अनाउंस करेगी और इसका स्टॉक प्राइस $5 पर शेयर से सीधा $200 तक पहुंच जाएगा। मैंने फोन उठाया और इजाबेला का नंबर डायल किया। मेरी आवाज बिल्कुल फ्लैट थी। मैंने तुम्हारी सारी चीजें पैक कर दी है जो मेरे घर पर थी, वो डोर के पास रखी है। जब चाहो किसी को भेज कर ले जाओ। और हाँ, मैं अपना नंबर चेंज कर रहा हूँ, इसलिए दोबारा कॉन्टैक्ट करने की जरूरत नहीं है। उसके जवाब देने से पहले ही मैंने कॉल काट दी। सिम कार्ड निकाला, उसे 2 टुकड़े कर दिया और डस्टबिन में फेंक दिया। दुनिया आखिरकार शांत हो गई थी। अगली सुबह मैं सीधा बैंक गया। मेरी हैरानी के लिए चेक बिना किसी प्रॉब्लम के क्लियर हो गया। जब अकाउंट में लंबी नंबर वाली अमाउंट का टेक्स्ट अलर्ट आया, तब जाकर मुझे यकीन हुआ कि मेरी जिंदगी सच में दोबारा शुरू होने वाली है। एक पल की भी देरी किए बिना मैंने पूरे 8 मिलियन अपने ब्रोकरेज अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए और फीनिक्स टेक में ऑल इन कर दिया। ब्रोकरेज फर्म से बाहर निकलते ही मुझे अजीब सी राहत महसूस हुई। अब मुझे सिर्फ चुपचाप वेट करना था। मैं उस सीलन भरे अपार्टमेंट में वापस नहीं गया। इसके बजाय मैं डाउनटाउन के सबसे बेस्ट होटल गया और एक एग्जीक्यूटिव स्वीट बुक कर लिया। हॉट टब में बैठकर चिल्ड शैंपेन पीते हुए और शहर की भीड़ भाड़ को देखते हुए मुझे सब कुछ थोड़ा सपने जैसा लग रहा था। तभी मेरा फोन एक अननोन नंबर के टेक्स्ट से बीप हुआ। वो इजाबेला थी। ईथन, तुम कहाँ हो? क्या तुमने मेरी दी हुई चीजें फेंक दी? मैंने रिप्लाई नहीं किया और तुरंत नंबर ब्लॉक कर दिया। इस जिंदगी में मैं खुद के साथ सही बर्ताव करने वाला था। अगले 1 हफ्ते तक मैंने वही आराम वाली लाइफ जी जो मैंने सिर्फ सपनों में देखी थी। मैं हर दिन देर तक सोता था, होटल के रूफटॉप रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट में शानदार ब्रेकफास्ट करता था, दोपहर में जिम में वर्कआउट करता या पूल के पास रिलैक्स करता था और शाम को शिकागो की नाइट लाइफ एक्सप्लोर करता था। मैंने अपनी सस्ती
टी शर्ट्स और जीन्स को रिप्लेस करके कई परफेक्टली फिटेड कस्टम टेलर्ड सूट्स खरीद लिए। कपड़े वाकई इंसान को बदल देते हैं, ये सच है। पैसे ही आदमी का सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस होते हैं। और फीनिक्स टेक के स्टॉक की बात करें, मैंने उसे चेक करना भी जरूरी नहीं समझा। उस रात मैं कुछ दोस्तों के साथ ड्रिंक्स के लिए एलिजियम गया, जो शिकागो का सबसे एक्सक्लूसिव प्राइवेट क्लब था। बहुत तेज म्यूजिक मेरे आसपास गूंज रहा था और हवा में पैसे और हार्मोन्स की स्मेल भरी हुई थी। पिछली जिंदगी में मुझे यहाँ एंट्री भी नहीं मिलती, लेकिन अब मैं सबसे बेस्ट बूथ में बैठा था। एक और ड्रिंक मिस्टर हेज। मेरे पास बैठी एक मॉडल मुस्कुराई और मेरे और करीब सरक आई। मैंने उसे स्माइल दी, लेकिन कुछ बोलने से पहले ही मेरी नजर एक पहचानी हुई शख्सियत पर पड़ी। वो इजाबेला थी। वो यहाँ क्या कर रही थी? वो केलब वैंस और कुछ और रिच किड्स के साथ ही, जिन्हें मैं नहीं पहचानता था। केलब किसी बात का जोर जोर से दिखावा कर रहा था, जबकि इजाबेला ठंडे एक्सप्रेशन के साथ वहाँ खड़ी थी, जैसे वो इस शोर शराबे वाली जगह पे फिट ही न बैठती हो। उसने भी मुझे देख लिया और जैसे ही हमारी नजरें मिली, उसके चेहरे पर हैरानी, उलझन और बिना छुपाया हुआ डिस्गस्ट एक पल के लिए चमक गया। केलब ने उसकी नजर फॉलो की और उसके चेहरे पर एक बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया मजाक उड़ाने वाला स्माइल फैल गया। वो भीड़ को चीरते हुए मेरी तरफ बढ़ा और जानबूझकर अपनी आवाज ऊंची कर ली ताकि सबका ध्यान उसकी तरफ चला जाए। अरे वाह, अगर ये फेमस लवर बॉय ईथन नहीं है तो और कौन है? क्या बात है, मिस्टर मिलर के 8 मिलियन उड़ाकर मजे कर रहे हो। क्या तुम्हें लगता है तुम अपनी जिंदगी की पीक पर पहुंच गए हो? उसके पीछे खड़े लड़के भी हंसने लगे, ताने मारते हुए मुझे चीप आदमी कहने लगे। बोलने लगे कि मैंने 8 मिलियन के लिए खुद को बेच दिया और सारे मर्दों की बेइज्जती कर दी। मेरे पास बैठे दोनों दोस्त बहुत ऑकवर्ड महसूस कर रहे थे और उठकर जाना चाहते थे। मैंने आराम से उनके कंधों पर हाथ रखा। बैठे रहो। मैंने अपना ग्लास उठाया और उसके अंदर विस्की को धीरे धीरे घुमाया। उसकी तरफ देखा तक नहीं। केलेब, मिस्टर वैंस, काफी टाइम हो गया। सुना है वैंस इंडस्ट्रीज के कुछ ओवरसीज प्रोजेक्ट्स थोड़ी मुश्किल में चल रहे हैं। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैंने अपनी ड्रिंक का एक सिप लिया और बात जारी रखी। साउथ ईस्ट एशिया वाला तुम्हारा पोर्ट प्रोजेक्ट लोकल पॉलिसी चेंजेस की वजह से फेल हो गया और यूरोप के चिप डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स भी तुमसे छिन गए। क्या लायन बेयर कैपिटल ने उन्हें ले नहीं लिया? इन दोनों डील्स में कम से कम $500 बिलियन का नुकसान हुआ होगा, है ना? ये सब इन्फॉर्मेशन मैंने पिछली जिंदगी में फाइनेंशियल न्यूज में देखी थी। केलेब के माथे पर तुरंत पसीना आ गया। ये सब कॉन्फिडेंशियल कंपनी इन्फॉर्मेशन थी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बाहर किसी को भी ये पता नहीं होना चाहिए था। तो तुम मेरी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे? मैंने ग्लास टेबल पर रखा और पहली बार सीधा उसकी आंखों में देखा। मेरी आवाज ठंडी हो गई। मिस्टर वैंस, तुम खुद को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो। तुम मेरे टाइम के लायक नहीं हो। मैं खड़ा हो गया। उससे आधा सिर ज्यादा लंबा था और उसे नीचे देखते हुए पूरी नफरत के साथ बोला, हर जगह पागल कुत्ते की तरह भागकर लोगों को काटने की जगह अपनी प्रॉब्लम संभालने की कोशिश क्यों नहीं करते? आसपास की हंसी धीरे धीरे खत्म हो गई क्योंकि सब एटमॉस्फेयर का बदलाव महसूस कर चुके थे। केलेब मेरी प्रेजेंस से पूरी तरह दब गया था। उसका मुंह खुला रह गया, लेकिन एक शब्द भी नहीं निकल पाया। मैंने उसे इग्नोर किया, वॉलेट से कैश की एक मोटी गड्डी निकाली और टेबल पर रख दी। लेडीज, मेरे लिए पार्टी खत्म हो गई है। खुद के लिए कैब लेकर घर चले जाना। इतना कहकर मैंने अपने सूट का कॉलर ठीक किया और सीधा केलेब के पास से निकल गया। इजाबेला के पास से गुजरते वक्त मैं एक पल के लिए रुक गया। वो मुझे देख रही थी और उसकी आंखों में जो शौक था वो प्राइवेट रूम से भी ज्यादा था। मैंने उसे एक मतलब भरी स्माइल दी। तुम्हें लोगों को पहचानना सीखना चाहिए इजाबेला। फिर मैं मुड़कर चल दिया, अपनी पीठ बिल्कुल साफ और डिसाइसिव छोड़ते हुए। क्लब से निकलने के बाद मैं होटल वापस नहीं गया, बल्कि सीधा एयरपोर्ट चला गया। डेनवर में मेरी पिछली जिंदगी की बहुत सारी दर्दनाक यादें और जुनून जुड़े हुए थे। अब जब मैंने अपनी पहली असली दौलत कमा ली थी, तो एक नई जगह पर नई जिंदगी शुरू करने का वक्त आ गया था। प्लेन सुबह के बहुत जल्दी उड़ा और उसका डेस्टिनेशन था शिकागो। प्लेन में मैंने अपना फोन बंद कर दिया और कंफर्टेबल फर्स्ट क्लास सीट में गहरी नींद सो गया। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो प्लेन पहले ही शिकागो ओहेर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड कर चुका था। एयरपोर्ट से बाहर निकलकर और मौकों से भरी शिकागो की हवा में सांस लेते ही मुझे एनर्जी का एक जबरदस्त झटका महसूस हुआ। मैंने जल्दी में घर खरीदने की कोशिश नहीं की। इसके बजाय मैंने शिकागो रिवर के सबसे लग्जूरियस सर्विस अपार्टमेंट बिल्डिंग रिवर फ्रंट में एक लॉन्ग टर्म स्वीट रेंट पर ले लिया। 360 डिग्री पैनोरामिक विंडोज के सामने खड़े होकर और पूरे रिवर वॉक की चमकती हुई नाइट व्यू को देखते हुए मुझे पता था कि यही मेरा असली स्टेज है। अगले दिन मार्केट खुलते ही मेरे ब्रोकर का कॉल आया। उसकी आवाज एक्साइटमेंट से कांप रही थी। मिस्टर हेज, ये ऊपर चला गया है। फीनिक्स टेक अपर लिमिट हिट कर चुका है। मैंने बस शांत सा कहा और इंस्ट्रक्शन दिया, 150 तक पहुंचने से पहले मत बेचना। कॉल काटने के बाद मैंने अपने अगले मूव की प्लानिंग शुरू कर दी। स्टॉक से पैसे कमाना सिर्फ फास्ट कैश था, कोई स्टेबल फाउंडेशन नहीं। मैं अपना खुद का बिजनेस एम्पायर खड़ा करने वाला था। अपनी रिबर्थ की मेमोरीज पर भरोसा करते हुए मुझे बिल्कुल पता था कि आने वाले सालों में डिजिटल हेल्थ, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबसे बड़े बूम बनने वाले हैं। मैंने लगातार एक हफ्ते तक रातों की नींद छोड़कर एक बहुत ही डिटेल बिजनेस प्लान तैयार किया। मैं एक इन्वेस्टमेंट फर्म एस्टैब्लिश करूंगा जो प्रॉमिसिंग स्टार्टअप्स को ढूंढने और फंड करने पर फोकस करेगी। एक महीने बाद बिल्कुल मेरी प्रेडिक्शन के मुताबिक फीनिक्स टेक का स्टॉक प्राइस $150 पर शेयर तक पहुंच गया। मेरे ब्रोकरेज अकाउंट का फंड शुरुआती $8 मिलियन से बढ़कर $300 मिलियन हो चुका था। मैंने बिना किसी हेजिटेशन के अपनी पोजीशन लिक्विडेट कर दी और प्रॉफिट सिक्योर कर लिए। इसी सीड कैपिटल के साथ डायनेस्टी कैपिटल ऑफिशियली शिकागो में एस्टैब्लिश हो गई। ऑफिस रिवर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के ग्लोबल कॉमर्स टावर की टॉप फ्लोर पर था। मैंने अपनी टीम बिल्ड करनी शुरू की। मेजर इन्वेस्टमेंट फर्म से टॉप एनालिस्ट्स और ट्रेडर्स को इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से कहीं ज्यादा सैलरी
सैलरी और बोनसेस देकर हायर किया। शुरुआत में ये फाइनेंशियल एलिट्स मेरे जैसे अर्ली 20s के लड़के पर भरोसा नहीं करते थे, लेकिन जब मैंने स्टॉक मार्केट की 3 सर्किट ब्रेकर्स एक्यूरेटली प्रिडिक्ट किए और उन्हें मार्केट शॉर्ट करवाकर सिर्फ एक दिन में $50 मिलियन कमा कर दिए, तब उनकी नजर पूरी तरह बदल गई। मेरी जिंदगी धीरे धीरे बहुत बिजी हो गई। एंडलेस मीटिंग्स, अनेक बिजनेस रिपोर्ट्स और पोटेंशियल पार्टनर्स की लगातार स्ट्रीम से भरी हुई। मैं धीरे धीरे डेनवर को भूल गया, इजाबेला को भूल गया और उस बदनसीब पास्ट को भी भूल गया। फिर एक दिन मेरी सेक्रेटरी ने मुझे गोल्ड एम्बॉस्ड इन्विटेशन दिया। मिस्टर हेस, अगले हफ्ते अटलांटा कन्वेंशन सेंटर में एक इंटरनेशनल बिजनेस समिट है। ऑर्गेनाइजर्स ने पर्सनल इन्विटेशन भेजा है और उम्मीद कर रहे हैं कि आप अटेंड करेंगे। मैंने उसे लिया और कैजुअली देखा, लेकिन जैसे ही मेरी नजर को ऑर्गेनाइजर्स की लिस्ट पर पड़ी, मेरी उंगलियां रुक गईं। मिलर कॉर्पोरेशन, वो लोग एक जिद्दी भूत की तरह थे। मेरे लिए इसे डिक्लाइन कर दो। मेरी सेक्रेटरी थोड़ी परेशान लग रही थी। मिस्टर हेस, ये समिट बहुत हाई प्रोफाइल है। फॉर्च्यून 500 कंपनीज में से लगभग आधी वहां होंगी और सबसे बड़ी बात, रीजन के सबसे अमीर आदमी के बेटे मिस्टर झाओ ने स्पेसिफिकली आपकी प्रेजेंस रिक्वेस्ट की है। मैंने कुछ देर सोचा और मान गया। ठीक है, मैं जाऊंगा। एक हफ्ते बाद मैं शेड्यूल के मुताबिक अटलांटा की फ्लाइट में और लैंड करते ही सीधा कन्वेंशन सेंटर पहुंच गया। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वेन्यू में एंटर करते ही केलिव वैंस तूफान की तरह मेरी तरफ दौड़ पड़ा। उसकी आंखें किसी कोने में घिरे हुए जानवर की तरह लाल थीं। ईथन, तुमने आखिर किया क्या है? चमकते हुए क्रिस्टल शैंडलियर्स के नीचे खड़े केलिव ने मेरे सूट के लपेल्स को कसकर पकड़ लिया। शायद उसे अभी अभी खबर मिली थी कि वैंस फैमिली का पोर्ट प्रोजेक्ट पूरी तरह कोलैप्स हो चुका है। मैंने उसकी कांपती हुई कलाई की तरफ देखा। सिर्फ कुछ हफ्ते पहले तक वो वैंस फैमिली का हाई एंड माइटी सक्सेसर था, लेकिन अब मेरी नजर में वो सिर्फ एक बेचारा क्लाउन था। मिस्टर वैंस, ये सूट बहुत महंगा है, शायद अभी आप इसे रिप्लेस करने की हैसियत नहीं रखते। मैंने उसकी कलाई पकड़ी, हल्का सा प्रेशर लगाया और मोड़ दी। दर्द भरी चीख के साथ केलब ने तुरंत छोड़ दिया और अपनी कलाई पकड़कर मुंह बना लिया। डायनेस्टी कैपिटल? तुम्हें इतना कैपिटल कहाँ से मिला और तुम मेरी फैमिली के सीक्रेट्स कैसे जानते हो? इसके लिए मुझे मिस्टर मिलर के $8 मिलियन का शुक्रिया अदा करना चाहिए। उसी वजह से मैं फीनिक्स टेक का मौका पकड़ पाया और आज की डायनेस्टी कैपिटल खड़ी हुई। मेरे कैजुअल वर्ड्स एक तेज चाकू की तरह केलब के दिल में उतर गए। वो वहीं जम गया और उसका चेहरा कागज की तरह सफेद पड़ गया। तभी भीड़ में से इजाबेला एक लंबी व्हाइट ड्रेस पहने हुए बाहर आई। वो जल्दी से मेरी तरफ बढ़ी और उसकी आंखें शॉक और डिसबिलीफ से भरी हुई थी। ईथन, क्या तुम्हें इतना रूथलेस होना जरूरी था? मैं उसकी तरफ मुड़ा। ये चेहरा जिसे मैंने 3 साल तक दिल से चाहा था, अब एक आम अजनबी के चेहरे जैसा लग रहा था। मिस मिलर, बिजनेस एक वॉर है। जब केलब लगातार मुझे हैरिस और ह्यूमिलिएट कर रहा था, तब आपको नहीं लगता था कि वो रूथलेस है? इजाबेला ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन उसके पास कोई शब्द नहीं थे। मैंने उन दोनों को इग्नोर किया और सबकी नजरों के बीच हॉल के पिछले हिस्से में बने VIP सेक्शन की तरफ सीधा चला गया। मैं मिस्टर झाओ के पास गया और उनके साथ ग्लासेस क्लिंक किए। हमारी तुरंत ट्यूनिंग बैठ गई और हमने जल्दी ही पार्टनरशिप फाइनलाइज कर ली। डायनेस्टी कैपिटल और झाओ ग्रुप मिलकर एक न्यू एनर्जी प्रोजेक्ट डेवलप करेंगे। मेरे दोस्त, आज की यंग जनरेशन वाकई कमाल की है। तुमने वैंस फैमिली को बिल्कुल उस जगह स्ट्राइक किया जहां उन्हें सबसे ज्यादा दर्द होता है। मैं बस ट्रेंड फॉलो कर रहा था। आप मेरी ज्यादा तारीफ कर रहे हैं मिस्टर झाओ। मैंने भी अपना ग्लास उठाकर जवाब दिया। मिस्टर झाओ को विदा करने के बाद मैं वेन्यू से निकलने ही वाला था कि लाउंज का डोर खुला और इजाबेला अंदर आई। बैंक्वेट हॉल वाली उसकी हमेशा की ठंडी पर्सनालिटी गायब थी। उसकी जगह एक ऐसी थकान और बेचैन गुजारिश थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। उसने धीरे से कहा, क्या हम बात कर सकते हैं? बिजनेस की नहीं, बस बात। मैं दोबारा सोफा पर बैठ गया, अपने लिए एक ग्लास पानी डाला और सीधे टोन में बोला, मिस मिलर, मेरी आज आफ्टरनून में एक इंटरनेशनल कॉल आपके पास 3 मिनट है। तुम पहले मुझे ऐसे नहीं बुलाते थे। वो 8 मिलियन, मेरे डैड बस तुम्हारी टेस्टिंग कर रहे थे। उनका तुम्हें दूर भेजने का कोई इरादा नहीं था। सच में? ये सुनकर मुझे लगभग हंसी आ गई। टेस्ट? किसी के मुंह पर 8 मिलियन फेंक देना और फिर सिक्योरिटी से उसे बाहर निकलवा देना, ये टेस्ट है? अगर आप सिर्फ इतनी बकवास करने आई हैं मिस मिलर, तो आप जा सकती हैं। इसाबेला वहीं जम गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए और फिर धीरे धीरे उसके गालों पर बहने लगे। मैं खड़ा हुआ, अपनी जैकेट उठाई और सीधा उसके पास से निकल गया। उसके पास से गुजरते वक्त मैंने मुड़कर भी नहीं देखा। मिस मिलर, फ्यूचर में पर्सनल मैटर्स का जिक्र करने की जरूरत नहीं है। हमारे बीच अब सिर्फ बिजनेस है। शिकागो लौटने के 3 दिन बाद मुझे आर्थर मिलर का कॉल आया। कुछ हफ्ते पहले वाली अथॉरिटी अब उसकी आवाज में नहीं थी। उसकी जगह छिपी न जा सकने वाली घबराहट और गुस्सा था। ईथन, तुम आखिर करना क्या चाहते हो? तुमने वैंस फैमिली का प्रोजेक्ट छीन लिया और अब मिलर कॉर्प के आउटस्टैंडिंग शेयर्स खरीद रहे हो। मैं डायनेस्टी कैपिटल के टॉप फ्लोर ऑफिस में बैठा रिवर व्यू देख रहा था और मैंने आराम से कॉल स्पीकर पर डाल दिया। मेरी आवाज बिल्कुल शांत थी। मिस्टर मिलर, आपने ही मुझे सिखाया था कि बिजनेस में सिर्फ परमानेंट इंटरेस्ट्स होते हैं। मुझे लगता है मिलर कॉर्प का स्टॉक एक वैल्यूएबल इन्वेस्टमेंट। इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? लाइन की दूसरी तरफ से ग्लास टूटने की आवाज आई। साफ था कि चेयरमैन मिलर अपनी लिमिट पर पहुंच चुके थे। ये बदला है। तुम इजाबेला की वजह से मिलर फैमिली को बर्बाद करना चाहते हो। आप मिस मिलर को जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। बदला नहीं, मैं बस एक प्रॉफिटेबल डील कर रहा हूँ। इतना कहकर मैंने कॉल काट दिया और आर्थर मिलर का नंबर ब्लॉक कर दिया। कंप्यूटर स्क्रीन पर मिलर कॉर्प के स्टॉक प्राइस के उतार चढ़ाव को देखते हुए मुझे अजीब सी शांति महसूस हो रही थी। सालों तक मिलर कॉर्प बाहर से प्रॉस्पेरस दिखता रहा था, लेकिन अंदर से पूरी तरह सड़ चुका था और प्रॉब्लम से भरा हुआ था। उसे गिराने के लिए मुझे सिर्फ एक हल्का सा धक्का देना था और ये दिखने में विशाल बिजनेस एम्पायर टूटकर बिखर जाता। थोड़ी देर बाद मेरी सेक्रेटरी ने नॉक करके एंट्री ली। मिस्टर हेज, मिस इजाबेला मिलर नीचे हैं। वो कह रही हैं कि उन्हें आपसे मिलना ही है और जितना टाइम लगे वो वेट करेंगी।
मैंने अपनी कलाई पर पहनी पटेक फिलिप को हल्का सा पॉलिश किया और मेरे होठों पर एक मजेदार सी स्माइल आ गई। कुछ हफ्ते पहले तक मैं मिलर फैमिली के फ्रंट गेट के अंदर भी नहीं जा सकता था और आज उनकी सबसे प्यारी बेटी मेरी ऑफिस बिल्डिंग के बाहर बेचैनी से वेट कर रही थी। उसे वेट करने दो, मैं ये रिपोर्ट खत्म करने के बाद मिलूंगा। 2 घंटे बाद इसाबेला को मेरे ऑफिस में लाया गया। वो पहले से काफी ज्यादा थकी हुई लग रही थी। उसका हमेशा परफेक्ट रहने वाला मेकअप भी उसकी आंखों के नीचे के डार्क सर्कल्स और थकान को नहीं छुपा पा रहा था। उसने हाथ में एक डॉक्यूमेंट पकड़ा हुआ था, मिलर कॉर्पोरेशन का फाइनल रीस्ट्रक्चरिंग प्रपोजल। ईथन, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज रुक जाओ। मेरे फादर की हेल्थ अच्छी नहीं। अगर मिलर कॉर्प कोलैप्स हो गया तो वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मैंने अपनी चेयर घुमाकर उस आइस क्वीन की तरफ मुड़ा जो कभी मेरे लिए पहुंच से बाहर थी, लेकिन अब मुझे उसके लिए सिर्फ तुच्छता महसूस हो रही थी। मिस मिलर, अगर आप भीख मांगने आई हैं तो आपका एटीट्यूड सही होना चाहिए। मुझे आपके हाथ में पकड़े रीस्ट्रक्चरिंग प्रपोजल में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो फिर तुम क्या चाहते हो? मिलर कॉर्प को बचा लो, मैं तुम्हारी हर कंडीशन मान लूंगी। सच में? मैं खड़ा हुआ और उसकी तरफ चलने लगा। वो इंस्टिंक्टिवली एक कदम पीछे हट गई और उसकी आंखों में घबराहट की एक झलक दिखाई दी। मैंने उसके हाथ में पकड़े डॉक्यूमेंट की तरफ इशारा किया, उसे झटके से छीना और सीधा श्रेडर में डाल दिया। मुझे मिलर कॉर्पोरेशन में 51% कंट्रोलिंग स्टेक चाहिए और आर्थर मिलर को पब्लिकली मुझसे माफी मांगनी होगी। ये नामुमकिन है। मेरे फादर कभी भी इन कंडीशंस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कभी नहीं। मैं दोबारा अपनी डेस्क के पीछे बैठ गया और मेरी नजर तेज और ठंडी हो गई। नेगोशिएशन की कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए डिस्कस करने के लिए भी कुछ नहीं बचा। मिस मिलर, अगर कल मार्केट क्लोज होने तक आप एग्री नहीं करती हैं तो मिलर फैमिली सिर्फ कंपनी ही नहीं खोएगी बल्कि बहुत बड़े कर्ज के बोझ तले भी दब जाएगी। उसके कॉन्सिक्वेंसेज आपको ही झेलने होंगे। इसाबेला कुर्सी पर गिर सी गई। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। वो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैं कोई शैतान हूँ। बाहर निकलो, मेरा वक्त बर्बाद मत करो। मैंने ठंडे लहजे में उसे निकल जाने का ऑर्डर दिया। इसाबेला लड़खड़ाते हुए ऑफिस से बाहर चली गई। कुछ दिन बाद अपनी रोल्स रॉयस में बैठा हुआ मैं मिलर कॉर्प बिल्डिंग के नीचे जमा क्रेडिटर्स की बड़ी भीड़ को देख रहा था और मेरे चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। आर्थर मिलर शायद अभी अपने ऑफिस में छुपा हुआ था, पागलों की तरह अपने सो कॉल्ड पुराने दोस्तों को कॉल कर रहा था और मदद की भीख मांग रहा था। कार के ब्लूटूथ से लिसनिंग डिवाइस की रिकॉर्डिंग चल रही थी। ओल्डी, मैंने ही तुम्हें ऊपर उठाया था। अब मैं सिर्फ तुम्हारे मिलर शेयर्स मांग रहा हूँ और तुम मुझे मार्केट प्राइस की बात कर रहे हो। क्या तुम्हारे अंदर जमीर नहीं है? ये सुनकर मेरे होंठों पर एक ठंडी स्माइल आ गई। आर्थर मिलर अब भी नहीं समझ पाया था कि बिजनेस की दुनिया में परमानेंट फ्रेंड्स नहीं होते, सिर्फ परमानेंट इंटरेस्ट्स होते हैं। और मैंने ओल्डी को मार्केट प्राइस से 3 गुना ज्यादा ऑफर दिया था। उसके पास मना करने की कोई वजह नहीं थी। अगर चेयरमैन मिलर माफी नहीं मांगना चाहते तो प्रेशर और बढ़ा देते हैं। मैंने फोन पर इंस्ट्रक्शन दिया। कॉल काटने के बाद मैंने अपनी सेक्रेटरी को प्लान का फेज 2 शुरू करने का सिग्नल दिया। 10 मिनट भी नहीं हुए थे कि मिलर कॉर्प के अलेज्ड फाइनेंशियल फ्रॉड और टैक्स इवेजन की खबर हर मेजर फाइनेंशियल पब्लिकेशन की हेडलाइंस बन गई। ये उन बड़े गिफ्ट्स में से एक था जो मैंने पहले से तैयार कर रखे थे। ये इम्पॉसिबल है। इन अकाउंट्स के बारे में सिर्फ टॉप एग्जीक्यूटिव्स ही जानते हैं। इथन, तुम्हें ये सब कैसे मिला? आर्थर मिलर की बेचैन गरज लिसनिंग डिवाइस से सुनाई दी। मैं सुनता रहा बिना किसी इमोशन के। मिस्टर मिलर, ये तो बस शुरुआत है, मैंने धीरे से खुद से कहा। मिलर कॉर्प का स्टॉक तेजी से गिर गया और डेली लिमिट डाउन हिट कर गया। सिर्फ 1 घंटे में उसकी मार्केट वैल्यू से $1 बिलियन से भी ज्यादा उड़ गए। शाम तक शिकागो में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बड़ी बड़ी बूंदें कार की खिड़की पर जोर जोर से पड़ रही थी और रैटलिंग हाउंड कर रही थी। जब मैं ब्लैक अम्ब्रेला के नीचे ग्लोबल कॉमर्स टावर से बाहर निकला तभी मेरी नजर तुरंत इसाबेला पर पड़ी जो बारिश में खड़ी थी। उसके पास अम्ब्रेला नहीं था और वो पूरी तरह भीग चुकी थी। उसके बाल उसके चेहरे से चिपक गए थे। उसकी कभी प्राउड रहने वाली पोस्चर अब झुक चुकी थी। जैसे ही उसने मुझे देखा वो मेरी तरफ दौड़ी, लेकिन मेरे बॉडीगार्ड्स ने उसे कुछ फीट दूर ही रोक दिया। ईथन, प्लीज मेरे फादर से मिल लो, उन्हें हार्ट अटैक आया है और वो हॉस्पिटल में है। वो तुमसे पर्सनली माफी मांगना चाहते हैं। प्लीज, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ। मैं रुक गया और बारिश के पर्दे के पार उसे देखा। पानी उसके गालों से बह रहा था। ये बता पाना नामुमकिन था कि वो बारिश थी या आंसू। अगर सिर्फ माफी काफी होती तो फिर पुलिस की क्या जरूरत पड़ती? घर जाओ मिस मिलर, यहाँ कोई मेलोड्रामा मत करो, इसका कोई फायदा नहीं है। तुम पहले ऐसे नहीं थे। अगर मुझे हल्का सा कोल्ड भी हो जाता था तो तुम दिनों तक परेशान रहते थे। तुम इतने कोल्ड ब्लडेड कैसे बन गए? क्योंकि जो ईथन तुम्हारी परवाह करता था वो उस अंधेरी गली में एक बार पहले ही मर चुका है। जो आदमी अब यहाँ खड़ा है उसकी नजर सिर्फ पैसे पर है, इमोशंस पर नहीं। मैं उसके पास से निकलकर कर्ब के पास खड़ी रोल्स रॉयस की तरफ बढ़ गया। मेरे पीछे इजाबेला ने बेचैनी से पुकारा और कुछ ऐसा कहा जिसने मुझे भी सरप्राइज कर दिया। ईथन, अगर तुम मिलर फैमिली को बख्श दो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगी, चाहे तुमसे शादी ही क्यों ना करनी पड़े। मुझसे शादी? मिस मिलर, आपकी करंट नेटवर्क के साथ तो आप डायनेस्टी कैपिटल में रिसेप्शनिस्ट बनने के लायक भी नहीं है। कार का डोर जोर से बंद हुआ और हवा, बारिश और उसकी चीखों को बाहर ही काट दिया। मिलर कॉर्प की शेयर होल्डर्स मीटिंग शेड्यूल के मुताबिक हुई। जैसे ही मैंने कॉन्फ्रेंस रूम का डोर खोला, शोर मचाता हुआ रूम एक पल में खामोश हो गया। सबकी नजरें मुझ पर टिक गई। मैं सीधा टेबल के हेड पर गया, उस सीट पर जो अल्टीमेट पावर की निशानी थी। ये सीट पहले आर्थर मिलर की थी लेकिन अब मेरी थी। मिस्टर हेज, जैसा कि आप देख सकते हैं हम सब शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट साइन कर चुके हैं। अब हम उम्मीद करते हैं कि आप ही मिलर कॉर्प को लीड करेंगे। एक उत्सुक शेयर होल्डर जल्दी से आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर चापलूसी भरी स्माइल चिपकी हुई थी। ये पुराने फॉक्सेस अपना रंग किताब का पेज पलटने से भी तेज बदल लेते हैं। मैंने अपने सामने रखी फाइल खोली। सब
पर एक नजर डाली और ठंडे बिना सवाल उठाए जा सकने वाले टोन में बोला, आज से ये कंपनी मिलर कॉर्पोरेशन नहीं कहलाएगी, इसका नाम डायनेस्टी टेक्नोलॉजीज होगा। मिलर फैमिली के सारे डायरेक्ट रिलेटिव्स को 1 घंटे के अंदर कंपनी छोड़नी होगी और अपने ऑफिसेस खाली करने होंगे। जैसे ही मैंने बात खत्म की, रूम के एक कोने में हंगामा मच गया। इजाबेला का कजन अंदर घुसता हुआ आया और पागलों की तरह चिल्लाने लगा, ईथन, तुम मुझे निकालने वाले कौन होते हो? ये मेरी फैमिली की कंपनी है, तुम बस एक लकी अपस्टार्ट हो, मुझे छोड़ो। क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? बॉडीगार्ड्स तुरंत आगे बढ़े और उसे एक बेचारे छोटे चिक की तरह घसीटकर बाहर ले गए। उसकी गालियां हॉलवे में गूंजती रहीं, लेकिन एक भी शेयर होल्डर उसके सपोर्ट में बोलने की हिम्मत न कर सका। मैंने अपना सर घुमाकर इजाबेला की तरफ देखा, जो टेबल के सबसे दूर वाले कोने पर बैठी थी। उसका सर झुका हुआ था और उसके हाथ कसकर बंद थे। मिला, पुराने वक्त की खातिर मैंने तुम्हारे लिए एक घर छोड़ दिया है, अपने फादर को लेकर वहाँ शिफ्ट हो जाओ, कम से कम सड़क पर तो नहीं आना पड़ेगा। मेरी आवाज बिल्कुल सीधी थी, उसमें जरा भी दया नहीं थी। इजाबेला ने धीरे से सर उठाया, उसकी आंखें एक पपेट की तरह खाली लग रही थीं। उसने कुछ नहीं कहा, बस खड़ी हुई और चुपचाप कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर चली गई। मैं टेरेस पर खड़ा था, शिकागो रिवर का नाइट व्यू मेरे सामने फैला हुआ था। मिलर फैमिली के कोलैप्स ने पूरे शहर के फाइनेंशियल सर्कल्स में हलचल मचा दी थी, लेकिन मुझे पता था कि ये मेरे एम्पायर की बुनियाद का सिर्फ एक स्टेपिंग स्टोन था। मेरे दोस्त, तुमने मिलर अफेयर को बहुत साफ तरीके से हैंडल किया, लेकिन जिस चिप इंडस्ट्रियल पार्क की लैंड पर तुम्हारी नजर है, उसे हासिल करना इतना आसान नहीं होगा। क्या आपने कुछ सुना है मिस्टर झाओ? मिस्टर झाओ ने पास की टेबल की तरफ इशारा किया, जहाँ एक औरत बैठी हुई थी। उसकी नजर नंगी तलवार की तरह तेज थी और उसके आसपास एक ऐसा ऑरा था जिसके करीब जाना आसान नहीं लगता था। वो क्लोए स्टर्लिंग है, न्यूयॉर्क स्टर्लिंग कंग्लोमरेट की हेड और अगले 10 सालों तक एआई फील्ड की अनडिस्प्यूटेड क्वीन। स्टर्लिंग फैमिली की नजर भी उस चिप प्रोजेक्ट पर है। लोग उसे क्रिम्सन विच कहते हैं और उसके मेथड्स तुम्हारी सोच से भी ज्यादा रूथलेस हैं। जब ओपोनेंट बहुत वीक हो तो मजा नहीं आता। जैसे ही उसने मेरी नजर महसूस की, क्लोए ने धीरे से अपना सर घुमाया और अपना ग्लास मेरी तरफ उठाया। उसके होठों पर एक स्माइल थी जिसमें बिना छुपाया हुआ स्क्रूटनी और प्रोवोकेशन था। मेरी पिछली जिंदगी में स्टर्लिंग कंग्लोमरेट ने शिकागो मार्केट में एंट्री करने के लिए 3 साल और लिए थे। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मेरे रीबर्थ से बटरफ्लाई इफेक्ट क्रिएट होगा और ये इतनी पावरफुल ओपोनेंट शेड्यूल से पहले ही सामने आ जाएगी। मैंने भी उसे एक पोलाइट स्माइल दी और फिर मुड़कर वहां से चला गया। मिलर फैमिली से रिलेटेड हैंडओवर प्रोसीजर्स कंप्लीट करने के बाद पता नहीं क्यों मैं गाड़ी चलाकर वापस उस रन डाउन एरिया में पहुंच गया जहां मैं पहले रहता था। वहां अब भी वही अंधेरा और नमी थी और तंग गलियों में खाने और धुएं की तेज स्मेल भरी हुई थी। गली के एंट्रेंस की तरफ नजर गई तो मैंने एक पहचानी हुई शख्सियत को एक भारी कार्डबोर्ड बॉक्स उठाते हुए स्ट्रगल करते देखा। वो इजाबेला थी। मुझे यकीन है तुमने कभी नहीं सोचा होगा कि आखिर में मैं उसी जगह रहूंगी जहां तुम रहते थे। क्या यही तुम्हारा रिवेंज था? वो चिल्दी हुई और दाग लगी दीवार के सहारे खड़ी थी, हाथ में इंस्टेंट नूडल्स का एक सस्ता पैकेट पकड़े हुए। ग्रेट मिलर हैरिस, जो कभी टॉप टियर रेस्टोरेंट के अलावा कहीं कदम नहीं रखती थी, अब अपने लैंडलॉर्ड से $100 के रेंट के लिए बहस कर रही थी। मैंने कभी रिवेंज नहीं चाहा, मैंने सिर्फ वही वापस लिया जो हक से मेरा था। और तुम्हारी जिंदगी कैसी चल रही है इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। ईथन, अगर तुमने उस वक्त वो चेक एक्सेप्ट ना किया होता, अगर तुम रिबॉर्न ना हुए होते, तो क्या तुम मुझे पूरी जिंदगी प्यार करते? ये सवाल सुनकर मैं एक पल के लिए रुक गया, फिर हल्की सी हंसी निकल गई। पिछली जिंदगी में ये सवाल मुझे अनेक रातों तक सताता रहा था, लेकिन अब ये कितना कमजोर और बेअसर लग रहा था। कोई अगर मगर नहीं होते मिस मिलर, कोई भी हमेशा पास्ट में जीकर नहीं रह सकता। मैंने अपनी पॉकेट से कैश की एक गड्डी निकाली और उसके बॉक्स के ऊपर रख दी। ये कोई पिटी नहीं है, ये एक क्लीन ब्रेक है। ये आखिरी बार है जब मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, दोबारा मुझे मत दिखना। मैं मुड़कर गली के आखिरी सिरे पर खड़ी लग्जरी कार की तरफ चल दिया। मेरे पीछे इजाबेला की दबी हुई सिसकियां उस तंग गली में गूंज रही थी। शिकागो के आसमान पर बादल नीचे झुके हुए थे और माहौल को और भी भारी बना रहे थे। टी रूम में क्लोई मेरे सामने बैठी थी। उसने अपना सिग्नेचर ब्लैक सूट छोड़कर डीप पर्पल चेयोंगसाम पहना था, जिससे वो काफी जेंटल और एलिगेंट लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों की अग्रेशन जरा भी कम नहीं हुई थी। वो नीचे देखकर टी सेट प्रिपेयर कर रही थी। उबलता हुआ पानी पॉट में गिर रहा था और उससे भाप के हल्के हल्के धुएं उठ रहे थे। मिस्टर हेज, सुना है आपने उस चिप मैन्युफैक्चरिंग लैंड को हासिल करने के लिए मिलर फैमिली को पूरी तरह क्रश कर दिया। आपकी इन्फॉर्मेशन काफी अच्छी है मिस स्टर्लिंग, लेकिन वो बस एक नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शन था, किसी को क्रश करने जैसा ड्रामेटिक कुछ नहीं। मेरी पिछली जिंदगी में क्लोए बिजनेस वर्ल्ड में अपनी रूथलेसनेस के लिए मशहूर थी। वो इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री का यूज करके अपने अपोनेंट्स को कॉर्नर करने में एक्सपर्ट थी। बदकिस्मती से उसके लिए आज उसका सामना मुझसे था, एक ऐसे आदमी से जिसके पास 10 साल की फ्यूचर नॉलेज थी। उसकी सारी स्कीम्स मेरे सामने बेकार थी। स्टर्लिंग कंग्लोमरेट उस चिप प्रोजेक्ट को जीतने के लिए डिटरमिन्ड है। बिडिंग से विड्रॉ होने की अपनी प्राइस बताइए। मिस स्टर्लिंग, क्या आपको लगता है कि मुझे पैसे की कमी है? वो एक पल के लिए हैरान रह गई। शायद उसे इतने सीधे रिफ्यूजल की उम्मीद नहीं थी। उसने जरूर मेरी बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेट की होगी। उसकी फाइल्स में मैं अब भी वही गरीब लड़का था जो $8 मिलियन के चेक के लिए अपनी डिग्निटी बेच देता, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि मेरी भूख अब उसकी इमेजिनेशन से भी कहीं ज्यादा बड़ी हो चुकी थी। ईथन, बिजनेस लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स पर चलता है। स्टर्लिंग फैमिली को ऑफेंड करना तुम्हारी डायनेस्टी कैपिटल के लिए अच्छा नहीं होगा। मिस स्टर्लिंग, मेरी एक खास कमी है। जितना ज्यादा कोई कहता है कि किसी चीज को मत छुओ, उतना ही ज्यादा मेरा मन उसे ट्राई करने का करता है। टी रूम का एटमॉस्फेयर तुरंत बर्फ जैसा ठंडा हो गया। क्लोए ने अपनी चाय को हाथ तक नहीं लगाया। वो अचानक खड़ी हो गई और उसकी हील्स की आवाज वुडन फ्लोर पर तेज और ठंडी गूंज
गूंज उठी। डोर के पास रुककर उसने अपना सर मोड़कर मेरी तरफ देखा। मुझे उम्मीद है तुम्हारी बैकबोन अगले हफ्ते की ऑक्शन तक बनी रहेगी। डोर जोर से बंद हो गया। मैंने अपना टी कप टेबल पर रखा और बाहर घूमते हुए बादलों को देखने लगा। स्टर्लिंग कंग्लोमरेट की इन्वॉल्वमेंट वाकई एक प्रॉब्लम थी, लेकिन मेरे दिमाग में मौजूद फ्यूचर टाइमलाइन के मुताबिक अगले हफ्ते क्लोए को एक फेल्ड ओवरसीज एक्विजिशन की वजह से सीवियर कैश फ्लो क्राइसिस फेस करना था। वही मेरा ट्रम्प कार्ड था। हॉस्पिटल का कॉरिडोर अजीब तरह से खामोश था और हवा में डिसइंफेक्टेंट की स्मेल घुली हुई थी। मैंने हॉस्पिटल रूम का डोर खोला और आर्थर मिलर को बेड पर लेटा हुआ देखा। उसकी नाक में ऑक्सीजन ट्यूब लगी हुई थी और उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था। सिर्फ कुछ हफ्तों में ही उसका काफी वजन कम हो गया था और उसके काले बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे। इजाबेला बेड के पास बैठी थी और अनाड़ी तरीके से एक एप्पल छील रही थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमारी फैमिली की बदकिस्मती पर हंसने आए हो? मैं इतना आइडल नहीं हूँ। मैं मिस्टर मिलर को कुछ बताने आया हूँ। आर्थर मिलर ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनकी धुंधली नजर मुश्किल से मुझ पर फोकस कर पा रही थी। उन्होंने मुंह खोला और उनकी आवाज इतनी भारी और कमजोर थी कि मुश्किल से सुनाई दे रही थी। तुम जीत गए। मिलर कॉप खत्म हो चुकी है। अब तुम और क्या चाहते हो? मुझे अटलांटा में पुरानी मिलर फैक्ट्री की प्रॉपर्टी का डीड चाहिए। बदले में मैं आपके सारे मेडिकल एक्सपेंसेस कवर करूंगा और इजाबेला के लिए एक रिस्पेक्टेबल जॉब अरेंज करूंगा। इजाबेला के हाथ से एप्पल धड़ से नीचे गिर गया। उसने तेजी से मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में बेइज्जती, गुस्सा और सबसे बढ़कर गहरी बेबसी थी। ईथन, क्या तुम हमारी फैमिली की आखिरी बची हुई डिग्निटी भी खरीद लेना चाहते हो? डिग्निटी दी नहीं जाती, कमाई जाती है। साइन कीजिए मिस्टर मिलर। कांपते हुए सूखे हाथ से आर्थर मिलर ने डॉक्यूमेंट पर साइन कर दिया। जैसे ही उन्होंने साइन कंप्लीट किया, ऐसा लगा जैसे उनकी बची हुई सारी ताकत भी निकल गई हो। मैंने डॉक्यूमेंट उठाया और मुड़कर चल दिया। किसी को नहीं पता था कि उस पुरानी और आम सी लगने वाली फैक्ट्री के नीचे फ्यूचर सबवे लाइन का रूट था, जो आगे चलकर सिटी का कोर कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट बनने वाला था। मेरी पिछली जिंदगी में मिलर्स ने उसकी असली वैल्यू ना समझते हुए उसे सस्ते में वैंस फैमिली को बेच दिया था। इस जिंदगी में वो प्राइज मेरा था। हॉस्पिटल रूम के डोर पर पहुंचकर मैं रुक गया और बिना पीछे मुड़े इजाबेला से कहा, कल डायनेस्टी कैपिटल के एचआर डिपार्टमेंट में रिपोर्ट करना। तुम मेरी पर्सनल असिस्टेंट बनोगी। ये तुम्हारा आखिरी चांस है। अगले दिन इजाबेला डार्क ग्रे बिजनेस सूट पहने मेरी डेस्क के सामने खड़ी थी। उसकी पोस्चर सख्त थी और उसके हाथ एक फोल्डर को कसकर पकड़े हुए थे। मैंने सर तक नहीं उठाया और अपने हाथ में पकड़े बिड प्रपोजल को रिव्यू करता रहा। मेरी आवाज बिल्कुल बेपरवाह थी। मिस मिलर, इस फाइल की 10 कॉपीज बना दो और 3 बजे तुम मेरे साथ क्लोई स्टर्लिंग से मिलने चल रही हो। स्टर्लिंग फैमिली की न्यूयॉर्क में बहुत गहरी जड़ें हैं। क्या तुम वाकई उनके सामने सीधा खड़े होने वाले हो? वो अपने आप को रोक नहीं पाई और उसकी आवाज में हल्की सी चिंता थी। तुम्हें सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो करने हैं, सवाल नहीं पूछने। उस दोपहर ऑक्शन का एटमॉस्फेयर बहुत टेंस था। क्लोई अपनी कोर टीम के साथ लेफ्ट साइड पर बैठी थी और सबके चेहरों पर कॉन्फिडेंस था। मैं राइट साइड पर बैठा था और मेरे पीछे सिर्फ इजाबेला खड़ी थी। जैसे ही ऑक्शनियर ने बिडिंग शुरू होने का अनाउंसमेंट किया, क्लोई ने तुरंत एक हैरान कर देने वाली हाई प्राइस ऑफर कर दी, जिससे पूरे रूम में हलचल मच गई। इजाबेला मेरे कान के पास झुककर बोली। उसकी आवाज में घबराहट थी। मिस्टर हेज, क्या आप इस प्राइस पर भी बिड करने वाले हैं? नहीं, लेकिन मैं मिस स्टर्लिंग को सजेस्ट करूंगा कि वो पहले अपनी सेक्रेटरी का कॉल रिसीव कर ले। क्लोई ने भौहें से कोड़ी। उसे समझ नहीं आया। तभी उसकी सेक्रेटरी दौड़ती हुई अंदर आई और उसके कान में कुछ फुसफुसाई। एक पल में क्लोई का चेहरा पहले पीला, फिर राख जैसा और आखिर में पूरी तरह सफेद हो गया। उसे कैसे पता हो सकता है? सिर्फ 10 मिनट पहले स्टर्लिंग कॉन्ग्लोमरेट की यूरोपियन एक्विजिशन रेगुलेटरी वायलेशंस की वजह से अचानक रोक दी गई थी और उनकी फंडिंग लाइन पूरी तरह कट गई थी और मुझे पहले से पता था कि ये होने वाला है। क्या ये तुम्हारा काम है? मुझे बस आउटकम पहले से पता था मिस स्टर्लिंग। क्योंकि अब आप फंड्स अरेंज नहीं कर सकती, तो ये चिप प्रोजेक्ट मैं ले रहा हूँ। मैंने अपना बिडिंग पैडल उठाया और स्टर्लिंग के बिड से थोड़ी कम प्राइस अनाउंस कर दी। रूम में फिर से हंगामा मच गया और सबकी नजरें मुझ पर टिक गईं। क्लोई मुझे घूरती रही। उसकी नजर इतनी तीखी थी जैसे वो मुझे जिंदा छील देना चाहती हो। ऑक्शन के बाद जब मैं एलिवेटर से बाहर निकला तो मैंने क्लोई को अपनी कार के दूर से टेक लगाए खड़ा पाया। वो थोड़ी बिखरी हुई लग रही थी। ईथन, तुम आखिर हो कौन? अर्ली 20s का कोई लड़का इतनी फोरसाइट और कनिंग नहीं रख सकता। मैं कौन हूँ ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि मिस स्टर्लिंग को अपनी यूरोपियन ऑपरेशंस के होल को भरने के लिए अर्जेंटली कैपिटल चाहिए। उसने तेजी से मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में अलार्म और शॉक भर गया। ये स्टर्लिंग कॉन्ग्लोमरेट का सबसे सीक्रेट क्राइसिस था, जिसके बारे में उसने कभी किसी को नहीं बताया था। फिर भी मैंने इसे इतनी कैजुअली बोल दिया। स्टर्लिंग फैमिली की न्यूयॉर्क में बहुत गहरी जड़ें हैं। मैं तुमसे जान की बाजी लगाकर लड़ना नहीं चाहता। मैं सर्दर्न रीजन की सारी स्टर्लिंग एआई लैब्स का कंट्रोल चाहता हूँ। मैं 5 बिलियन कैपिटल इंजेक्ट करूंगा ताकि तुम इस क्राइसिस से बाहर निकल सको। ये एक्सटॉर्शन है? बिल्कुल सही, लेकिन आपको पता होना चाहिए मिस स्टर्लिंग, मेरे अलावा इस वक्त कोई भी स्टर्लिंग कंग्लोमरेट में इन्वेस्ट करने की हिम्मत नहीं करेगा। क्लोई काफी देर तक चुप रही। वो एक स्मार्ट वुमन थी। उसे पता था प्राइड और सर्वाइवल में से कैसे चूज करना है। काफी लंबी खामोशी के बाद उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में इमोशंस का एक कॉम्प्लेक्स मिक्स था। नफरत, मजबूरी, लेकिन साथ ही एक ऐसा रिस्पेक्ट जो बयान नहीं किया जा सकता था। डील, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। मुझे डायनेस्टी कैपिटल में स्टेक चाहिए। ठीक है, लेकिन तुम्हें सिर्फ डिविडेंड्स मिलेंगे। किसी भी डिसीजन में तुम्हारा कोई से नहीं होगा। मैंने कार का डोर खोला और इजाबेला को अंदर बैठने का इशारा किया। रात में शिकागो रिवर फ्रंट किसी सपने जैसा लग रहा था। मैं डिनर टेबल पर इजाबेला के सामने बैठा था। आज उसने बहुत मेहनत की थी, यहाँ तक कि मेरे लिए स्टर्लिंग लैब्स का सारा डेटा ऑर्गेनाइज करने के लिए देर तक रुकी भी थी। वो धीरे धीरे एक कॉम्पिटेंट असिस्टेंट बन रही थी। ईथन, थैंक यू। मेरे फादर के मेडिकल बिल्स कवर करने के लिए थैंक यू और मुझे ये सब देखने का मौका देने के लिए भी थैंक यू। मुझे थैंक मत करो, ये तुम्हारी
तुम्हारे काम की पेमेंट है। इज़ाबेला, तुम्हें याद रखना होगा कि इस दुनिया में वीकनेस ही ओरिजिनल सिन है। उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप रिवर और स्टाई के बीच के फ्लॉलेस नाइट व्यू को देखती रही। स्टर्लिंग एआई लैब्स को अक्वायर करने का मतलब था कि मैंने ऑफिशियली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फील्ड में अपना टिकट सिक्योर कर लिया था। अगले 5 सालों के सबसे बड़े इंडस्ट्री ट्रेंड्स अब मेरे मजबूत कंट्रोल में थे। मैंने रेड वाइन की एक बोतल ऑर्डर की और ऑपोजिट बैंक पर चमकती हुई पर्ल ऑफ शिकागो की लाइट्स को देखते हुए मेरी आंखें एम्बिशन से भर गईं। क्या तुम फ्यूचर में भी मिलर फैमिली को टारगेट करोगी? मिलर फैमिली अब मेरी अटेंशन के लायक नहीं रही। मेरा गोल सितारे हैं। इज़ाबेला ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में वो इमोशंस थे जो मैंने पहले कभी नहीं देखे थे, लेकिन अब मुझे उस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं खड़ा हुआ, अपना सूट ठीक किया और मेरी नजर मजबूत थी। एआई लैब में हंड्रेड्स ऑफ सर्वर्स हल्की गरज जैसी आवाज के साथ चल रहे थे। ओरिजिनल स्टर्लिंग कंग्लोमरेट का लोगो काफी पहले डायनेस्टी कैपिटल के लोगो से रिप्लेस हो चुका था। मैं स्क्रीन पर फ्लिकर करते डेटा स्ट्रिंग्स को देख रहा था, जानता था कि कोड की ये ठंडी लगने वाली लाइंस अगले डेकेड की गोल्ड माइंस थीं। इज़ाबेला रिपोर्ट्स का एक स्टैक लेकर मेरे पास आई और उनकी मूवमेंट्स पहले से काफी ज्यादा एफिशिएंट थी। मिस्टर हेज, चीफ साइंटिस्ट प्रोफेसर डेविस आपसे मिलना चाहते हैं। ट्रेडिशनल R&D की फंडिंग को इतना ज्यादा कट करने के आपके डिसीजन से वो बहुत नाराज हैं। उन्हें अंदर भेजो। कुछ देर बाद एक सफेद बालों वाला बुजुर्ग आदमी गुस्से में अंदर आया और मेरी तरफ उंगली उठाकर बोला, ईथन, क्या तुम रिसर्च के बारे में कुछ जानते भी हो? सारी फंडिंग न्यूरल नेटवर्क्स में डालना एक डेड एंड है। प्रोफेसर डेविस, मेरी दुनिया में कोई डेड एंड नहीं होता, सिर्फ सबसे फास्ट पाथ होता है। मैं व्हाइट बोर्ड के पास गया, मार्कर उठाया और आराम से कुछ कोर फॉर्मूलाज लिख दिए। ये डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स थे जो मेरी पिछली जिंदगी में अब से 3 साल बाद पब्लिश होते, इसलिए ये करंट टेक्नोलॉजी से काफी आगे थे। प्रोफेसर डेविस का लाल पड़ा हुआ चेहरा तुरंत चम गया। वो व्हाइट बोर्ड पर लिखे फॉर्मूलाज को घूर कर देखने लगा। उसकी प्यूपल्स सिकुड़ गईं, सांसें तेज हो गईं और उंगलियां हल्का सा कांपने लगी। ये इम्पॉसिबल है, ये लॉजिक, तुम इस तक कैसे पहुंचे? मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मुझे सिर्फ रिजल्ट से मतलब है। जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। मैं 3 महीने के अंदर एक प्रोटोटाइप देखना चाहता हूँ। प्रोफेसर डेविस ने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं कोई मॉन्स्टर हूँ। उसने चुपचाप फॉर्मूलाज वाला पेपर उठाया और जल्दी से वहां से चला गया। एआई में अपनी पोजीशन सिक्योर करने के बाद मैंने तुरंत अपना ध्यान इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री की तरफ मोड़ दिया। मेरी पिछली जिंदगी में इस सेक्टर ने कई ट्रिलियन डॉलर बिजनेस लेजेंड्स पैदा किए थे और लिथियम इसका सबसे क्रिटिकल रिसोर्स था। आज मैं यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट लिथियम माइन का परमिट लेने आया था। वेन्यू बिजनेस टाइकून से भरा हुआ था और क्लोई भी वहाँ मौजूद थी। उसने अपना यूजुअल शार्प डिमीनर वापस पा लिया था और कई फॉरेन बिजनेसमैन के साथ एनिमेटेड तरीके से बात कर रही थी। मुझे अपनी तरफ आता देखकर वो मुस्कुराई। मिस्टर हेज, आपने अभी एआई को पूरी तरह कॉन्कर भी नहीं किया और अब ईवी बैटरीज में जंप करना चाहते हैं। जितना चबा ना सको उतना मत काटो। कोशिश किए बिना कैसे पता चलेगा मिस स्टर्लिंग? वैसे स्टर्लिंग कॉन्ग्लोमरेट ने अपने यूरोपियन फाइनेंसेस का वो होल भर लिया क्या? क्लोई का एक्सप्रेशन एक पल के लिए सख्त हो गया, फिर उसने आराम से अपनी रेड वाइन का सिप लिया। और अब नॉर्थ वेस्ट लिथियम माइन के प्रायोरिटी डेवलपमेंट राइट्स डायनेस्टी कैपिटल को अवार्ड किए जाते हैं। पूरा हॉल हंगामे से भर गया और अनेक नजरें स्पॉटलाइट की तरह मेरी तरफ मुड़ गईं। क्लोई का वाइन ग्लास कांप गया और रेड वाइन की कुछ बूंदें गिर गईं। उसने मुझे डिसबिलीव के साथ देखा। उसने क्लियरली 3 इंडस्ट्री जायंट्स के साथ अलायंस करके मुझे कॉर्नर करने की कोशिश की थी, लेकिन उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं उन सबको बायपास करके सीधा लोकल गवर्नमेंट के साथ इंडस्ट्रियल सपोर्ट एग्रीमेंट साइन कर चुका था। तुम नॉर्थ वेस्ट कब गए? मेरे लोग तुम्हारी हर मूवमेंट ट्रैक कर रहे थे और मैंने तुम्हें वहां जाते कभी नहीं देखा। मिस स्टर्लिंग, मेरी कार को ट्रैक करना बेकार है, तुम्हें मेरा कॉन्फिडेंस ट्रैक करना चाहिए था। मैं इज़ाबेला के साथ आगे बढ़ गया। लिथियम माइन का परमिट सिक्योर करने के बाद मैंने टेम्पररी तौर पर काम को साइड पर रखा और कुछ आखिरी पर्सनल मैटर्स हैंडल करने के लिए डेनवर लौट गया। पुरानी मिलर मैंशन काफी पहले सीज की जा चुकी थी और मेन गेट पर सील्स लगी हुई थी। इकोनॉमिक क्राइम्स की इन्वेस्टिगेशन के तहत आर्थर मिलर को प्रॉपर्टी के एक छोटे साइड हाउस में रखा गया था। मैंने दरवाजा खोला और एक तेज बासी सी स्मेल मेरी तरफ आई। आर्थर मिलर व्हील चेयर पर दरवाजे की तरफ पीठ करके बैठा खिड़की के बाहर खाली नजरों से देख रहा था। आवाज सुनकर उसने धीरे से सिर घुमाया। मुझे देखते ही उसकी आंखों में नफरत की एक झलक उभरी, फिर सब कुछ वापस मुर्दा सी खामोशी में बदल गया। तुम वापस आ गए? क्या देखने आए हो कि मैं अब तक मराया नहीं? मैं वो पुरानी चीजें वापस लेने आया हूँ जो मैंने इज़ाबेला को दी थी। मैंने कोने में रखे एक जंग लगे आयरन बॉक्स की तरफ इशारा किया। उसमें मेरी पिछली जिंदगी के 3 सालों की बचत से खरीदे गए छोटे छोटे गिफ्ट्स थे। दरवाजे पर खड़ी इज़ाबेला की आंखें बॉक्स को देखते ही लाल हो गईं। ईथन, मैंने वो सब चीजें संभाल कर रखी थी, मैंने उन्हें कभी नहीं फेंका। उन्हें रखने का कोई मतलब नहीं है। मिस्टर मिलर, मैंने आपके बैंक के सारे डेट्स पहले ही क्लियर कर दिए हैं। आर्थर मिलर ने तुरंत सिर घुमाकर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में उम्मीद की हल्की सी चमक उभरी जो तुरंत बुझ गई। आज के बाद आपका मिलर कॉर्पोरेशन से कोई कनेक्शन नहीं रहेगा। इज़ाबेला शिकागो में काम करती रहेगी और मैं उसे हर महीने काफी सैलरी दूंगा। मैंने भारी आयरन बॉक्स उठाया और बिना कुछ और कहे यार्ड से बाहर निकल गया। गली के एंड पर मैंने बॉक्स को रोड साइड डंपस्टर में फेंक दिया। जैसे ही आती हुई गार्बेज ट्रक उसे ले गई, मुझे महसूस हुआ कि मेरे अंदर की एक जंजीर पूरी तरह टूट गई है। रात के 3 बजे शिकागो शांत था। मैं अभी अपने ऑफिस में बैठा कुछ स्मीयर कैंपेन आर्टिकल्स देख रहा था जिन्हें इमरजेंसी में इंटरसेप्ट किया गया था। केलेब जेल में था, लेकिन वैंस फैमिली के बचे हुए मेंबर्स ने हार नहीं मानी थी। उन्होंने डायनेस्टी कैपिटल की सक्सेस से जलने वाले कुछ मीडिया आउटलेट्स के साथ मिलकर मेरे फंड्स के सोर्स को लेकर र्यूमर्स और स्लैंडर फैलाना शुरू कर दिया था। इज़ाबेला अंदर आई। उसकी आंखों में थकान साफ दिख रही थी, लेकिन वो फिर भी प्रोफेशनल बनी हुई थी। मिस्टर
हेज, लीगल डिपार्टमेंट ने सीज एंड डिसस लेटर्स भेज दिए हैं, लेकिन रूमर्स अब भी फैल रहे हैं। कुछ लोग तो आप पर इलीगल फंडरेजिंग का भी आरोप लगा रहे हैं। इलीगल फंडरेजिंग, इतनी लो लेवल टैक्टिक मुझे छू भी नहीं सकती। मैंने कॉफी का सिप लिया और नीचे की शांत स्ट्रीट को देखा। मेरी आंखों में ठंडी सी चमक थी। हमारे सारे टैक्स रिकॉर्ड्स और ऑडिट रिपोर्ट्स अथॉरिटीज को रिलीज कर दो। सब कुछ पब्लिक और ट्रांसपेरेंट बनाओ और मिस्टर जाओ से कांटेक्ट करो और उन्हें कल के जॉइंट स्टेटमेंट की तैयारी करने को कहो। ठीक है, मैं अभी करती हूँ। इजाबेला मुड़कर जाने लगी, फिर रुक गई। ईथन, तुम्हें थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए। तुम 2 दिन से सोए नहीं हो। मैं तब रेस्ट करूंगा जब ये खत्म हो जाएगा। कल सुबह तक मैं उन रूमर फैलाने वालों को बैंकरप्ट देखना चाहता हूँ। पब्लिक ओपिनियन का स्टॉर्म जल्दी ही शांत हो गया। जिन मीडिया आउटलेट्स ने रूमर्स फैलाए थे वो एक के बाद एक लाइबल लॉसूट्स की वजह से बैंकरप्ट हो गए। डायनेस्टी कैपिटल की मार्केट वैल्यू न सिर्फ नहीं गिरी बल्कि मिस्टर जाओ के पब्लिक एंडोर्समेंट की वजह से 30% तक बढ़ गई। मैं एक बार फिर टेरेस पर खड़ा था। मेरे पीछे शिकागो का पूरा चमकता हुआ नाइट्सकेप था। क्लोए अपनी हाई हील्स में मेरे पास आई। हाथ में एक नया पार्टनरशिप अग्रीमेंट था और उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। ईथन, तुम बिल्कुल भी अपनी 20s में लगने वाले इंसान की तरह एक्ट नहीं करते। कभी कभी मुझे लगता है कि तुम्हारे यंग बॉडी के अंदर एक दुनिया देख चुकी पुरानी सोल रहती है। ये कॉम्प्लीमेंट है या इंसल्ट? मिस स्टर्लिंग, मैंने अग्रीमेंट लिया और आराम से उसके पेजेस पलटने लगा। साउथ की स्टर्लिंग लैब्स अब पूरी तरह डायनेस्टी टेक्नोलॉजीज में इंटीग्रेट हो चुकी थी। हमारी फर्स्ट जनरेशन AI चिप अब मास प्रोडक्शन में जाने वाली थी। इसका मतलब था कि मैं ऑफिशियली एक स्पेक्युलेटर से एक असली टेक मोगल बन रहा था। न्यूयॉर्क में कुछ लोगों की नजर तुम पर है। स्टर्लिंग फैमिली कुछ वक्त तक तुम्हारी प्रोटेक्शन कर सकती है, लेकिन हमेशा नहीं। तुम्हें एग्जिट स्ट्रैटेजी के बारे में सोचना चाहिए। मुझे किसी एग्जिट स्ट्रैटेजी की जरूरत नहीं है। मेरा हर आगे बढ़ने वाला कदम सर्वाइवल का रास्ता है। इजाबेला एक कोट लेकर आई और उसे धीरे से मेरे शोल्डर्स पर डाल दिया। अब वो पूरी तरह अपनी रोल में सेटल हो चुकी थी, शांत और मेहनती। मैं डोर की लाइट्स को देख रहा था और दिल में जानता था कि ये सब सिर्फ शुरुआत है। न्यूयॉर्क सिटी, मेरी पिछली जिंदगी में मेरे पास वहां कदम रखने का भी हक नहीं था। इस जिंदगी में मैं उस शहर के हर पावरफुल फिगर को ईथन हेज नाम याद करवाऊंगा। मैं मुड़ा और ऑफिस के अंदर चला गया। मेरे दोनों तरफ क्लोए और इजाबेला चल रही थी। 30,000 फीट की ऊंचाई पर बादल प्लेन के पास से गुजर रहे थे। प्लेन आसमान को चीरता हुआ न्यूयॉर्क सिटी की तरफ बढ़ रहा था। मैं स्पेशियस लेदर सीट पर पीछे टिक गया और क्लोए के दिए हुए न्यूयॉर्क के पावर प्लेयर्स का मैप देखने लगा। इजाबेला मेरे पास बैठी लैंडिंग के बाद के आइटिनरी को बहुत ध्यान से चेक कर रही थी। मिस्टर हेज, पिकअप के लिए कार अरेंज कर दी गई है, लेकिन हैमिल्टन फैमिली के एल्डेस्ट सन ने मैसेज भेजा है कि वो चाहते हैं आप आज रात चैरिटी गाला अटेंड करें। हैमिल्टन्स, मेरे होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। वो फैमिली जो दावा करती है कि न्यूयॉर्क की आधी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री उनके कंट्रोल में है। मेरी पिछली जिंदगी में हैमिल्टन फैमिली 2 साल बाद कैपिटल चेन टूटने की वजह से कोलैप्स हो गई थी, लेकिन अभी के लिए वो न्यूयॉर्क के रीनिंग जायंट्स थे। इस वक्त एल्डेस्ट हैमिल्टन का मुझे इन्वाइट करना क्लियरली एक पावर प्ले था। शिकागो से आए एक आउटसाइडर को उसकी औकात दिखाने की कोशिश। मिस स्टर्लिंग ने वार्निंग दी है कि हैमिल्टन ट्रूथलेस है और उनकी कोई बॉटम लाइन नहीं है। क्या हमें इन्विटेशन रिजेक्ट कर देना चाहिए? रिजेक्ट क्यों करें जब उन्होंने स्टेज सेट कर ही दिया है? तो अगर मैं अपीयरेंस ही ना दूं तो शो कैसे चलेगा? प्लेन स्मूथली JFK इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। जैसे ही मैं कैबिन से बाहर निकला, ठंडी और सूखी हवा मेरे चेहरे से टकराई। मैंने अपने सूट का कॉलर ठीक किया और बाहर खड़ी ब्लैक लिंकन की तरफ बढ़ गया। कार स्मूथली सिटी के अंदर घुसी और जैसे ही आइकॉनिक ब्राउन स्टोन्स और आर्किटेक्चर मेरे सामने से गुजरे, मुझे अजीब सी शांति महसूस हुई। चैरिटी वेन्यू के एंट्रेंस पर लग्जरी कार्स की लाइन लगी हुई थी और एलिगेंट ड्रेसेस में अटेंडेंट्स मुझे अंदर ले गए। जिस पल मैं ग्रैंड हॉल में एंटर हुआ, सारी लाइवली चैटर धीमी पड़ गई और अनेक जांचती नजरें मेरी तरफ मुड़ गई। हैमिल्टन फैमिली का एल्डेस्ट सन प्रेस्टन हैमिल्टन भीड़ के बीच खड़ा था। हाथ में वाइन ग्लास और आंखों में जन्मजात एरोगेंस था। मुझे देखकर वो स्मर्क किया और ऊंची आवाज में बोला, वेल, तो ये हैं फेमस मिस्टर ईथन हेज, जिन्होंने शिकागो में इतना हंगामा मचा रखा है। तुम इतने भी स्पेशल नहीं लगते। उसके आसपास हंसी की लहर दौड़ गई। मैंने प्रेस्टन की जानबूझ की गई प्रोवोकेशन को इग्नोर किया और सीधा पास के सोफा पर जाकर बैठ गया। 3 सिर और 6 बाहों वाला कोई मॉन्स्टर होता। मैं तो बस एक ऑर्डिनरी आदमी हूँ जिसे पैसे कमाना पसंद है। मेकिंग मनी। न्यूयॉर्क में पैसे कमाना इतना आसान नहीं है। सुना है तुम इलेक्ट्रॉनिक्स चिप इंडस्ट्री में भी हिस्सा लेना चाहते हो। मेरी सलाह है कि सब कुछ खोने से पहले वहीं वापस चले जाओ जहां से आए हो। ये कहते हुए उसने अपना वाइन ग्लास मेरे सामने टेबल पर जोर से पटका, जिससे रेड वाइन टेबल और मेरी पैंट पर छिड़क गई। मैंने शांति से अपना हैंडकरचीफ निकाला और पैंट साफ की। फिर मैंने सिर उठाया, प्रेस्टन की आंखों में सीधा देखते हुए कहा, मिस्टर हैमिल्टन, एक एक शब्द सोच समझ कर बोलो। मेरी फाइनेंसेस की चिंता करने के बजाय तुम्हें अपनी फैमिली के उस रॉ मटेरियल शिपमेंट की ज्यादा फिक्र करनी चाहिए जो अभी हाल ही में साउथ ईस्ट एशिया में सीज हो गया है। अगर मुझे सही याद है तो वही शिपमेंट इस साल तुम्हारी फैमिली के बिजनेस की लाइफलाइन है ना? प्रेस्टन का चेहरा तुरंत पहले पीला, फिर राख जैसा और आखिर में बिल्कुल सफेद पड़ गया। हैमिल्टन फैमिली ने उस इंसिडेंट को पूरी तरह सीक्रेट रखा था और अपने सारे कनेक्शंस यूज करके उसे दबा दिया था। किसी आउटसाइडर के लिए उस बात को जानना नामुमकिन था, फिर भी मैंने उसे इतनी कैजुअली मेंशन कर दिया था। वो मुझे घूरता रहा और पहली बार उसकी आंखों में डर नजर आया। गला बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे आपकी वाइन पसंद नहीं आई मिस्टर हैमिल्टन। मैं खड़ा हुआ, अपना सूट ठीक किया और सबकी नजरों के बीच वहां से निकल गया। होटल लौटकर मैंने तुरंत अपना पहला ऑर्डर दिया, साउथ ब्रॉन्क्स के अंडरग्राउंड कार्ड रूम में जाओ
और 6 नाम के आदमी को ढूंढो, उसे मेरे पास लेकर आओ, मैं उसके डेट्स चुकाऊंगा डबल अमाउंट में। इजाबेला मेरे पास खड़ी तेजी से नोट्स लिख रही थी। 1 घंटे बाद 6 को मेरे रूम में लाया गया। उसके पूरे शरीर पर चोटों के निशान थे, चेहरा सूजा हुआ था और मुझे देखते ही वो घुटनों पर गिर गया। मिस्टर हेज प्लीज मुझे बचा लीजिए, प्रेस्टन मुझे मार देगा, वो पक्का मुझे मार देगा। वो तुम्हें नहीं मार सकता। मुझे हैमिल्टन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन का असली अकाउंटिंग डेटा दे दो और मैं तुम्हें फौरन भेज दूंगा और जिंदगी भर की सेफ्टी गारंटी करूंगा। 6 ने 3 सेकंड से भी कम सोचा और तुरंत उत्साह से सिर हिला दिया। हैमिल्टन फैमिली का कोर फाइनेंशियल डेटा मिलने के बाद मैंने उसे तुरंत रिलीज नहीं किया। इसके बजाय मैंने सीधा क्लोए को कॉल किया। तुम बहुत तेजी से मूव करते हो, हैमिल्टन्स ने अभी मूव किया ही था और तुमने उनकी वीकनेस भी ढूंढ ली। मिस स्टर्लिंग अपना कैपिटल रेडी रखो, कल मार्केट ओपन होते ही हम हैमिल्टन फैमिली के सारे कोर एसेट्स निकल जाएंगे। कॉल कट करने के बाद मैं खिड़की के पास गया और न्यूयॉर्क सिटी के नाइटस्केप को देखने लगा। अगले दिन मार्केट खुलने के सिर्फ आधे घंटे बाद हैमिल्टन फैमिली की तीनों पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज लोअर सर्किट पर पहुंच गईं। स्टॉक एक्सचेंज में हंगामा मच गया। न्यूयॉर्क के टाइकून्स जो अब तक साइड से तमाशा देख रहे थे अब चुप नहीं बैठ सके। क्या हो रहा है? क्या हैमिल्टन फैमिली को शॉर्ट किया जा रहा है? किसके पास इतनी हिम्मत है कि हैमिल्टन फैमिली पर हाथ डाल सके? मैं एक्सचेंज के वीआईपी रूम में बैठा था और मेरे सामने कई कंप्यूटर्स लगे थे। क्लोए मेरे पास बैठी थी और उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से चल रही थी, एक के बाद एक ट्रेड्स एग्जीक्यूट करते हुए। ईथन, जो डेटा तुमने दिया था वो तबाह कर देने वाला था। हैमिल्टन फैमिली की कैपिटल चेन पूरी तरह टूट चुकी है, अब उनके रिकवर करने का कोई चांस नहीं है। ये तो सिर्फ इंटरेस्ट है। कल प्रेस्टन ने कहा था कि मैं न्यूयॉर्क में पैसे कमाने लायक नहीं हूँ, मुझे उसे दिखाना है कि पैसे कैसे खोए जाते हैं। तभी प्रेस्टन वीआईपी रूम का दरवाजा तोड़ते हुए अंदर घुसा। पिछली रात वाला उसका सारा एरोगेंस गायब हो चुका था। वो मेरी तरफ दौड़ा और मेरा कॉलर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मेरे बॉडीगार्ड्स ने तुरंत उसे जमीन पर दबा दिया। ईथन, तुम पागल हो, तुम अपनी ही कब्र खोद रहे हो। न्यूयॉर्क सर्कल तुम्हें इसके लिए कभी माफ नहीं करेगा, कभी नहीं। तुम गलत हो मिस्टर हैमिल्टन। न्यूयॉर्क सर्कल सिर्फ स्ट्रॉन्ग लोगों को फॉलो करता है, उनके लिए अब तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं बची। मैंने बॉडीगार्ड्स को इशारा किया और प्रेस्टन को बाहर फेंकने को कहा। इजाबेला एक तरफ खड़ी थी और कभी अजय लगने वाले प्रेस्टन को मरे हुए कुत्ते की तरह घसीट कर ले जाते हुए देख रही थी। उसने हल्की सी सांस छोड़ी। सेंटिमेंट के लिए टाइम नहीं है। फाइनेंस डिपार्टमेंट को नोटिफाई करो कि हैमिल्टन फैमिली के कोर एसेट्स एक्वायर करना शुरू करें। मैं एक्सचेंज से बाहर निकला और धूप थोड़ी तेज लग रही थी। हैमिल्टन फैमिली के गिरने के 7 दिन बाद डायनेस्टी कैपिटल की न्यूयॉर्क ब्रांच ऑफिशियली ओपन हो गई। ओपनिंग सेरेमनी बहुत ग्रैंड थी। सेरेमनी में वही न्यूयॉर्क टाइकून्स जो पहले मुझे इग्नोर करते थे अब मुस्कुराते हुए लाइन लगाकर मुझे अपने बिजनेस कार्ड्स दे रहे थे। मिस्टर हेज, इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी अचीवमेंट्स, आपका फ्यूचर लिमिटलेस है। प्लीज न्यूयॉर्क में हमारा भी ख्याल रखिए मिस्टर हेज। बिल्कुल, चलिए सब मिलकर अमीर बनते हैं। स्लीक ब्लैक ड्रेस में इजाबेला मेहमानों के बीच ग्रेसफुली मूव कर रही थी और मेरी तरफ से सारी सोशल ऑब्लिगेशंस हैंडल कर रही थी। क्लोई मुस्कुराते हुए मेरे पास आई। कांग्रेचुलेशंस मिस्टर हेज, अब न्यूयॉर्क में हर कोई जानता है कि आपके पास माइडस टच है। आपकी फाइनेंशियल बैकिंग के बिना मैं हैमिल्टन फैमिली को इतनी जल्दी नहीं गिरा सकता था मिस स्टर्लिंग। क्लोई मुस्कुराई और उसकी आंखों में एक नई रोशनी थी। अब हम सिर्फ पार्टनर्स नहीं रहे, अब हम शेयर्ड इंटरेस्ट की कम्युनिटी हैं। मैंने नीचे की भीड़ को देखा और अचानक मुझे अपने रीबर्थ का दिन याद आ गया। मुझे वो $8 मिलियन का चेक याद आया जो आर्थर मिलर ने मेरे मुंह पर फेंका था। सेरेमनी के बाद मैं टॉप फ्लोर के टेरेस पर खड़ा पूरे शहर की चमकती हुई लाइट्स को देख रहा था। मिस्टर हेज, कल सुबह शिकागो के लिए आपकी फ्लाइट बुक हो चुकी है। गुड। मैं मुड़ा और अपनी डेस्क की तरफ चल दिया। डूबते हुए सूरज की आखिरी किरणें मेरी पीठ पर चमक रही थी। शिकागो रिवर बिना रुके बह रही थी। न्यूयॉर्क से वापस आने के बाद मैंने एक पल भी रेस्ट नहीं किया और तुरंत ग्लोबल मार्केट स्ट्रैटेजी की प्लानिंग में लग गया। इजाबेला मेरे पीछे खड़ी इंटरनेशनल मर्जर की फाइल्स स्किलफुली ऑर्गेनाइज कर रही थी। मिस्टर हेज, कई बड़े टेक जाइंट्स बेचैन हो रहे हैं। उन्होंने एक जॉइंट लेटर भेजा है और हमारा कोर एआई एल्गोरिथम खरीदना चाहते हैं। जो प्राइस वो ऑफर कर रहे हैं वो काफी टेम्पटिंग है। बाय आउट? उन्हें डर है कि वो पूरी तरह पीछे ना छूट जाए। उन्हें बता दो, डायनेस्टी टेक्नोलॉजीज अपनी टेक्नोलॉजी नहीं बेचती। इजाबेला एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर दोबारा बोली, एक और बात है, मेरे फादर कल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए हैं। अपने होम टाउन वापस जाने से पहले वो खुद आपके लिए खाना बनाना चाहते हैं ताकि आपका शुक्रिया अदा कर सकें कि आपने उनके डेट्स चुका दिए। इसकी जरूरत नहीं है मिस मिलर, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि हमारा रिलेशनशिप स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल है। डेनवर में उनके लिए एक अच्छा रिटायरमेंट होम ढूंढ दो, खर्चा मेरे पर्सनल अकाउंट से डिडक्ट कर लेना। इजाबेला की मूवमेंट्स रुक गई। उसने सिर झुका लिया और उसके शोल्डर्स हल्का सा कांपने लगे। काम पर वापस लगो। आज आफ्टरनून में क्लोई के साथ इंटरनेशनल पार्टनरशिप मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई गलती मत करना। उसने गहरी सांस ली, मुड़ी और जल्दी से ऑफिस से बाहर निकल गई। इंटरनेशनल पार्टनरशिप डिनर के बाद मैं अकेला शिकागो रिवर फ्रंट के किनारे चल रहा था। शाम की ठंडी हवा चल रही थी। इजाबेला दौड़कर मेरे पास आई। हाथ में ट्रेंच कोट था और उसने उसे धीरे से मेरे शोल्डर्स पर डाल दिया। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में बहुत वक्त से दबाया हुआ इमोशन था। ईथन, अगर तुमने वो चेक एक्सेप्ट ना किया होता, अगर तुम अब भी वही गरीब लड़के होते जिसके पास कुछ भी नहीं था, तो क्या तुम आज भी थोड़ा सा मुझे वैसे ही प्यार करते जैसे पहले करते थे? मैं रुक गया और धीरे से उसकी तरफ मुड़ा। रिवर फ्रंट की लाइट्स उसके चेहरे पर हल्की सी रोशनी डाल रही थी। इस दुनिया में सबसे सस्ती चीज वो अफेक्शन होती है जो बहुत देर से आती है। तुम्हारा आज का रिग्रेट सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैं आज उस जगह खड़ा हूँ जहाँ मेरे पास वो सब कुछ है जो
तुम चाहती हो। अगर तुम अब भी उस गरीब ईथन को देख रही होती जो बारिश में तुम्हारे लिए छता पकड़ता था और तुम्हारी हर जरूरत का ख्याल रखता था, तो तुम्हें सिर्फ इरिटेशन महसूस होती। उसका शरीर कांप गया और उसकी आंखें तुरंत लाल हो गई। मैं गलत थी, मुझे सच में पछतावा है। पिछले 6 महीनों में तुम्हें टॉप पर चढ़ते हुए देखकर मुझे समझ आया कि मैंने दुनिया का सबसे कीमती खजाना खुद फेंक दिया था। बहुत देर हो चुकी है। कुछ रास्ते अगर एक बार गलत मोड़ ले लें तो कभी वापस नहीं जा सकते। मैंने धीरे से उसे अपने से दूर किया, कोट को जमीन पर गिरने दिया और वहां से चल दिया। मेरे पीछे मुझे इजाबेला की सिसकियां सुनाई दे रही थी जब वो बेंच पर गिर गईं, लेकिन अब उनका मेरी फीलिंग्स पर जरा भी असर नहीं पड़ता था। डायनेस्टी टेक्नोलॉजीज के ग्लोबल प्रोडक्ट लॉन्च के एक दिन पहले क्लोई अचानक अपनी लीगल टीम के साथ मेरे ऑफिस में आ गई। उसके हाथ में कैपिटल इंक्रीज एग्रीमेंट था। ईथन, स्टर्लिंग फैमिली एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर रही है। हम डायनेस्टी टेक्नोलॉजीज में 40% स्टेक चाहते हैं। मिस स्टर्लिंग, क्या आप टेक ओवर करने की कोशिश कर रही हैं? मैंने एग्रीमेंट उठाया। मेरे होठों पर ठंडी सी मुस्कान थी। क्लोई मेरे डेस्क के पास आई और दोनों हाथों से उस पर झुक गई। ये मेरे ग्रैंडफादर का डिसीजन है। अगर तुम अग्री नहीं करते तो साउथ की सारी स्टर्लिंग लैब्स और सप्लाई चेन्स कल से बंद हो जाएंगी। मिस स्टर्लिंग, क्या आपको लगता है कि मैंने आपको शेयर होल्डर बनने दिया होता बिना किसी बैकअप प्लान के? मैंने हल्की सी मुस्कान के साथ लैपटॉप खोला और उसके सामने एक हिडन कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर डायग्राम लाकर रख दिया। क्लोई की नजर स्क्रीन पर पड़ी और उसका चेहरा पहले पीला फिर राख जैसा हो गया। वो शॉक में थी जब उसने देखा कि डायनेस्टी टेक्नोलॉजीज के सारे कोर एल्गोरिदम्स की कीज अटलांटा के उस पुराने फैक्ट्री के नीचे रखे सर्वर्स में स्टोर थी, जिसे मैंने मिलर फैमिली से एक्वायर किया था। और वो जमीन पूरी तरह मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी थी। स्टर्लिंग लैब्स और सप्लाई चेन सिर्फ खाली शेल्स थे जिनमें कोई सोल नहीं थी। मिस स्टर्लिंग फैमिली जब चाहे अपना इन्वेस्टमेंट विड्रॉ कर सकती है, लेकिन मेरे बिना आपकी सो कॉल्ड एआई लैब्स सिर्फ स्क्रैप मेटल का ढेर हैं। क्लोई मुझे घूरती रही। उसकी आंखों में नफरत, गुस्सा और हल्की सी मजबूरी थी। काफी देर बाद वो अचानक हंस पड़ी। उसने अग्रीमेंट हटा दिया और मेरी तरफ देखा। ईथन, तुम वाकई एक मैडमैन हो। लगता है मेरे पास तुम्हारी ऑनेस्ट पार्टनर बनने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। यही स्मार्ट चॉइस है। आपके साथ बिजनेस करके खुशी हुई मिस स्टर्लिंग। उसे जाते हुए देखकर मैंने अपने माथे से ठंडे पसीने की एक बूंद साफ की। ग्लोबल प्रोडक्ट लॉन्च में हर स्पॉटलाइट स्टेज के सेंटर पर फोकस थी। ऑडियंस में पॉलिटिकल और बिजनेस एलीट्स, टेक जायंट्स और दुनिया भर के जर्नलिस्ट मौजूद थे। इजाबेला स्टेज के साइड में खड़ी थी। उसकी मुट्ठियां नर्वसनेस में भिजी हुई थी। मैंने अपनी टाई ठीक की और जोरदार तालियों के बीच धीरे धीरे स्टेज पर चला गया। गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम फ्यूचर डिफाइन करेंगे। जैसे ही मैंने रिमोट प्रेस किया, डायनेस्टी टेक्नोलॉजीज के फर्स्ट जनरेशन जनरल एआई सिस्टम का डेमोन्स्ट्रेशन मेरे पीछे जायंट स्क्रीन पर दिखने लगा। उस पल पूरा वेन्यू मौत जैसी खामोशी में डूब गया और फिर अचानक जबरदस्त चीयर्स और हैरानी की आवाजों से गूंज उठा। कैमरा फ्लैशेस लगातार चमकने लगे। माय गॉड, ये टेक्नोलॉजी अपने टाइम से 20 साल आगे है। ऑडियंस का एक्साइटमेंट साफ महसूस हो रहा था। प्रेजेंटेशन के बाद इजाबेला दौड़कर मेरे पास आई। उसकी आंखें एक्साइटमेंट से चमक रही थी। मिस्टर हेज, हमने कर दिखाया। ये तो सिर्फ शुरुआत है। लीगल डिपार्टमेंट को नोटिफाई करो कि तुरंत ग्लोबल एआई इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स का प्रपोजल ड्राफ्ट करना शुरू करें। हम रूल मेकर्स बनेंगे, फॉलोअर्स नहीं। क्लोई मेरे पास आई और उसने मुझे एक वार्म हग दिया। उसने मेरे कान के पास धीरे से कहा, स्टर्लिंग फैमिली पूरी तरह कन्विंस हो चुकी है। आज के बाद जहां डायनेस्टी कैपिटल जाएगी, स्टर्लिंग्स भी वही फॉलो करेंगे। कन्वेंशन हॉल के डोर्स खोलकर जब मैं बाहर निकला तो मेरे सामने सितारों से भरा आसमान और कैमरा लाइट्स की चमक थी। मैंने सारे इंटरव्यूज रिजेक्ट कर दिए और अकेला रूफटॉप पर चला गया। छत पर हवा बहुत तेज चल रही थी और मेरे बाल बिखर गए थे। मुझे आखिर समझ आ गया कि मेरी पिछली जिंदगी में मुझे यही दफनाया गया था। इस जिंदगी में मैंने तुम्हारे हिस्से की जिंदगी भी जी ली और तुम्हारा बदला भी ले लिया। अब तुम आराम से रेस्ट कर सकते हो। मैंने फूल रखे और मुड़ा तो देखा कि कुछ दूर इजाबेला खड़ी मुझे चुपचाप देख रही थी। उसने अपनी जॉब छोड़ दी थी और अब डेनवर के एक एलिमेंट्री स्कूल में टीचर थी। सिंपल कॉटन ड्रेस पहने हुए। मिस्टर हेज, लॉन्ग टाइम नो सी मिस मिलर। हम कुछ मिनट पुराने दोस्तों की तरह बात करते रहे, एक दूसरे की जिंदगी के बारे में पूछते हुए। ना कोई बाकी अटैचमेंट थी, ना कोई ड्रामा, बस एक सुकून था जैसे कोई लंबा सपना देखकर अभी अभी जागा हो। फिर हम एक दूसरे के पास से गुजरते हुए अलग अलग डायरेक्शंस में चले गए। तभी क्लोई का कॉल आया। उसकी आवाज एक्साइटमेंट से भरी हुई थी। बिग बॉस, आपके लिए गुड न्यूज है। डायनेस्टी कैपिटल का मार्केट कैप अभी अभी $1 ट्रिलियन क्रॉस कर गया है। मुझे पता है अगला स्टेप क्या है। मैं किसी ऐसी जगह जा रहा हूँ जहाँ मुझे कोई नहीं जानता, ताकि मैं चैन की नींद सो सकूं। मैंने कॉल कट की और फोन बंद कर दिया। मैंने अपनी पॉकेट से वो पीला पड़ चुका $8 मिलियन का चेक निकाल उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया और हवा में उड़ा दिया। वो टुकड़े आखिरकार उड़ती गिरती लहरों में जाकर खो गए। भाड़ में जाए प्यार, भाड़ में जाए डिग्निटी, भाड़ में जाए मेरा बेकार पास। इस जिंदगी में मैंने शानदार तरीके से जिया। मैं रोड के किनारे खड़ी स्पोर्ट्स कार की तरफ गया और इंजन स्टार्ट कर दिया। ईथन हेज की लेजेंड अभी बस शुरू हुई थी। स्पोर्ट्स कार कोस्टलाइन के साथ तेज रफ्तार से दौड़ रही थी, लेकिन क्लोई का चेहरा बिना चाहे मेरे दिमाग में उभर आया। शिकागो लौटने के 3 दिन बाद डायनेस्टी टेक्नोलॉजीज ने अलाइजियम में अपनी विक्ट्री सेलिब्रेशन रखी। मेरी नजर बार बार बैंक्वेट हॉल के एक कोने की तरफ चली जा रही थी, जहां क्लोई रेलिंग के सहारे खड़ी कुछ फॉरेन टेक मोगल्स के साथ फ्लुएंट इंग्लिश में बात कर रही थी। हैरानी की बात यह थी कि आज उसने अपना यूजुअल ब्लैक सूट नहीं पहना था, बल्कि वाइन रेड इवनिंग गाउन पहना हुआ था। जैसे ही उसे मेरी नजर का एहसास हुआ, उसने सिर उठाकर मेरी तरफ देखा, अपना ग्लास उठाया और दूर से मुझे टोस्ट किया। सेलिब्रेशन के बीच में ही मैं सीन से थककर
खाकर फ्रेश एयर लेने टेरेस पर निकल आया। कुछ ही देर बाद हाई हील्स की साफ आवाज सुनाई दी। ग्रेट मिस्टर हेज वाकई एक क्वाइट स्पॉट ढूंढना जानते हैं। $1 ट्रिलियन मार्केट कैप भी आपको एक्साइट नहीं करता? ये सिर्फ नंबर्स की एक स्ट्रिंग है। इस बार स्टर्लिंग फैमिली ने भी मेरी लीड फॉलो करके काफी पैसा कमाया है। उसने वाइन का सिप लिया और उसकी आंखों में सीरियस एक्सप्रेशन था। सच कहूं ईथन, मैं कभी किसी से इंप्रेस नहीं हुई, लेकिन तुम पहले इंसान हो। डेनवर के 8 मिलियन से लेकर 1 साल से भी कम वक्त में $1 ट्रिलियन एम्पायर तक कोई तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकता। मैं चुप रहा। ये औरत मेरी एम्बिशन को समझती थी, मेरे मेथड्स को जानती थी, मेरी कोल्डनेस से नहीं डरती थी और मेरे लेवल पर खड़े होने लायक थी। तुम क्या सोच रहे हो? उसने धीरे से पूछा जब उसने मेरी डिस्ट्रैक्शन नोटिस की। मैं होश में आया और उसकी आंखों में देखा। उनमें शिकागो की लाइट्स रिफ्लेक्ट हो रही थी और उन्हीं में मुझे अपना रिफ्लेक्शन भी साफ नजर आ रहा था। मैं बस ये सोच रहा था कि इस जिंदगी में एक वर्दी ओपोनेंट मिलना आसान नहीं होता। ये क्या ग्रेट मिस्टर हेज डिफीट एक्सेप्ट कर रहे हैं? डिफीट एक्सेप्ट नहीं कर रहा। मैं बस ये सोच रहा था कि पूरी जिंदगी ओपोनेंट्स बने रहने के बजाय शायद पूरी जिंदगी अलाइज रहना ज्यादा बेहतर होगा, और सिर्फ बिजनेस अलाइज नहीं। जैसे ही ये वर्ड्स मेरे मुंह से निकले मैं खुद भी थोड़ा सरप्राइज हो गया, लेकिन उसकी आंखों में देखकर मुझे पता था कि ये मेरी सच्ची फीलिंग थी। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों की सरप्राइज धीरे धीरे गायब हो गई और उसकी जगह एक कॉम्प्लेक्स इमोशन ने ले ली। काफी देर बाद उसने अपना हाथ उठाया, मेरी गर्दन के अराउंड लपेट लिया और मेरे करीब आ गई। ईथन, ये तुमने खुद कहा है, अब रिग्रेट मत करना। हमने कभी अपने रिलेशनशिप को दुनिया के सामने अनाउंस नहीं किया, लेकिन उसे छुपाया भी नहीं। डायनेस्टी कैपिटल के ऑफिसेज में हम साइड बाय साइड लड़ने वाले पार्टनर्स बने रहे, लेकिन प्राइवेट लाइफ में हम एक दूसरे की सबसे बड़ी वल्नरेबिलिटी और सबसे मजबूत आर्मर थे। 6 महीने बाद डायनेस्टी कैपिटल ने ऑफिशियली एरोस्पेस सेक्टर में एंट्री अनाउंस कर दी और कमर्शियल स्पेस फ्लाइट में देश की पहली प्राइवेट कंपनी बन गई। ये न्यूज एक बार फिर पूरी दुनिया को शॉक कर गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैंने क्लोए का हाथ थामा और मीडिया कैमरास के सामने कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा हो गया। डायनेस्टी कैपिटल का फ्यूचर सितारों में है और मेरा फ्यूचर उसके साथ है। क्लोए मेरे सहारे टिक गई। उसके चेहरे पर एक चमकती हुई मुस्कान थी। ईथन और मैं पार्टनर्स हैं और हम लवर्स भी हैं। आज के बाद हम मिलकर डायनेस्टी कैपिटल का नाम पूरे यूनिवर्स में गुंजाएंगे। कैमरास लगातार फ्लैश कर रहे थे, उस पल को हमेशा के लिए कैप्चर करते हुए। आने वाले दिनों में क्लोए और मैं साइड बाय साइड काम करते रहे, डायनेस्टी कैपिटल के बिजनेस एम्पायर को और एक्सपैंड करते हुए। हम एरोस्पेस इंडस्ट्री में गए और अपना पहला कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च किया। हम एआई में और गहरा उतरे, डायनेस्टी टेक्नोलॉजी के सिस्टम्स को मिलियंस ऑफ होम्स तक पहुंचाया। हमने न्यू एनर्जी में इन्वेस्टमेंट की और अमेरिकन टेक्नोलॉजी को ग्लोबल स्टेज पर ले गए। डायनेस्टी कैपिटल का नाम सिर्फ अमेरिका में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर हो गया और क्लोए और मैं बिजनेस वर्ल्ड का वो पावर कपल बन गए जिसे हर कोई एनवी करता था। एक बार किसी ने मुझसे पूछा था, तुम्हारी जिंदगी में सबसे लकी चीज क्या हुई थी? मैं हमेशा उस दिन के बारे में सोचता जब मेरा रीबर्थ हुआ था। उस $8 मिलियन के चेक के बारे में जो आर्थर मिलर ने मेरे मुंह पर फेंका था। वही मेरी नई जिंदगी का स्टार्टिंग पॉइंट था। मैं उस रात को भी याद करता हूँ जब शिकागो के टेरेस पर मेरी मुलाकात क्लोए से हुई थी। उसकी एंट्री ने मेरी जिंदगी में एक नया रंग भर दिया था। मुझे लगता है जिंदगी की सबसे बड़ी किस्मत ये थी कि मुझे दोबारा जीने का मौका मिला। मैंने लोगों को उनके असली रूप में देखा, इतनी दौलत कमाई और उस एक इंसान से मिला जो मेरे साथ खड़ा होकर सितारों की तरफ देख सकता था। कभी कभी मुझे डेनवर का पास्ट याद आता था, इजाबेला भी याद आती थी, लेकिन मेरा दिल पूरी तरह शांत रहता था। डेनवर के उस एलिमेंट्री स्कूल के पास से गुजरते वक्त मैंने एक बार उसे दूर से देखा था। वो कॉटन ड्रेस पहने बच्चों को प्यार से पढ़ना सिखा रही थी। मैं कुछ पल उसे देखता, फिर मुड़कर क्लोए का हाथ पकड़ लेता और आगे बढ़ जाता। अब मेरे पास मेरा प्यार था, मेरी एम्पायर थी और एक ऐसा फ्यूचर था जो सितारों की रोशनी से भरा हुआ था। कार एक बार फिर कोस्टल हाईवे पर दौड़ रही थी। क्लोए मेरा कंधा पकड़कर आराम से सो रही थी। उसकी सांसें बिल्कुल शांत थी। समंदर की हवा खिड़की की दरार से अंदर आ रही थी और अपने साथ नमकीन खुशबू ला रही थी। ये रोड बहुत लंबी थी, बिल्कुल उस रास्ते की तरह जो मेरे सामने था। डायनेस्टी कैपिटल अब $1 ट्रिलियन का बेहमत बन चुका था, लेकिन दिल में मुझे पता था कि ये सब अभी सिर्फ शुरुआत है। फर्क बस इतना था कि पहले मैं सारा बोझ अकेला उठाता था और अब वो मेरे साथ थी। वो $8 मिलियन का चेक कब का गायब हो चुका था, टुकड़े टुकड़े होकर लहरों में बह गया था। एक टुकड़ा भी बाकी नहीं था, बिल्कुल उन लोगों और घटनाओं की तरह जो मेरे पास्ट का हिस्सा थे। वो चैप्टर बहुत पहले खत्म हो चुका था। रीबॉर्न होकर मैंने अपनी फॉर्चून बनाई, अपनी एम्पायर खड़ी की और सही इंसान से मुलाकात की। अब आने वाले दिनों में मुझे बस उसके साथ ड्राइव करते रहना था, हमेशा आगे बढ़ते रहना था। सूरज की गर्मी बढ़ने लगी और क्लोए ने मेरे कंधे पर हल्की सी करवट ली और धीरे से सांस छोड़ी। मैं झुककर उसके माथे से लग गया, फिर स्टीयरिंग व्हील को और मजबूती से पकड़ा और रोड के आखिरी मोड़ की तरफ गाड़ी बढ़ा दी।